तो स्टूडेंट्स, जो लास्ट सेशन था हमारा, हमने उसमें क्वेश्चंस के साथ स्टार्ट किया था। अब इस सेशन में पहले सिकिरी वसु के केस के फैक्ट्स देखिए। नॉर्मली जो हेल्ड हुआ होता है वो इम्पोर्टेंट रहता है, लेकिन कुछ केसेस के फैक्ट्स भी पूछे जाते रहे हैं। जैसे हमने प्रीवियस ईयर अपने स्टूडेंट्स की जिनकी इंटरव्यूज हुई उनसे पूछा, तो कुछ स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन से हमको समझ में आया कि भाई इस तरह से फैक्ट्स भी पूछे गए हैं। तो सबसे पहले सिकिरी वासु के केस के फैक्ट्स कुछ ब्रीफ में, बिल्कुल ब्रीफ में हम लिखते हैं, फिर क्वेश्चंस के ऊपर चलेंगे। तो केस का नाम है सिकिरी वासु वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। सिकिरी वासु वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। तो इसमें पॉइंट नंबर 1 के साथ स्टार्ट करता हूँ। कुछ बहुत ब्रीफ में पॉइंट्स लिखवाऊंगा जी। मेरे को पता है आप सबका टाइम बहुत कीमती है और बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे। सिर्फ उन्हीं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में मैं लिखवाऊंगा। तो फर्स्ट पॉइंट लिखिए सिकिरी वासु वाले केस में। फर्स्ट पॉइंट, द सन ऑफ द एपेलेंट, द सन ऑफ द एपेलेंट was a major in the Indian Army. The son of the appellant was a major in Indian Army. Full stop. His dead body was found. His dead body was found on 23rd of August 2003. His dead body was found on 23rd of August 2003 at Mathura railway station. His dead body was found on 23rd of August 2003 at Mathura railway station. Full stop. After the investigation carried out, after the investigation carried out by the Railway Police Mathura, after that the investigation was carried out by the Railway Police Station, by the Railway Police Mathura. Full stop. It was stated that it was stated the cause of the death that the cause of the death is either accident is either accident or suicide. Full stop. Second point, on the basis of the statement of domestic servant. Second point, on the basis of the statement of domestic servant and eyewitness, it was concluded that it was concluded that Major S. Ravishankar, Major S. Ravishankar had committed suicide. Major S. Ravishankar had committed suicide. Now, third point, Mr. Sakiri Vasu, Mr. Sakiri Vasu, ब्रैकेट में लिख लीजिए, फादर ऑफ मेजर। मिस्टर सकीरी वासु, ब्रैकेट में लिख दीजिए, फादर ऑफ मेजर, filed a writ petition, filed a writ petition under Article 226, under Article 226 in Allahabad High Court, in Allahabad High Court, alleged that his son was murdered, alleged that his son was murdered as he discovered
as he discovered corruption in the Mathura unit of Indian Army, in the Mathura unit of Indian Army, and thereby prayed that investigation to be carried by CBI, in this matter. ठीक है जी, यहाँ से डिस्कशन स्टार्ट हुई थी, ये फैक्ट्स हैं। बाकी इश्यूज देखिए, वो सारी बातें मैं मान के चलता हूँ कि भाई आप लोगों को पता है, तो इसलिए मैं उन बातों में नहीं जा रहा कि भी मैजिस्ट्रेट इंटरवीन कर सकता है नहीं कर सकता है, मैजिस्ट्रेट 156(3) के ऑर्डर कब तक पास कर सकता है नहीं कर सकता है, मैं उन बातों में नहीं जा रहा। पॉइंट सिंपल और क्लियर है कि हमको फैक्ट्स पता थे, मैंने आपको ब्रीफ में फैक्ट्स बता दिए, ताकि आपसे बाय चांस एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कर पाए। ठीक, नेक्स्ट जो ललिता कुमारी वगैरह वगैरह वाली जजमेंट्स होंगी जी, वो इसके बाद थोड़ी देर में आप स्टार्ट करेंगे। अब चलते हैं जी कुछ क्वेश्चंस के ऊपर, और क्वेश्चंस के बाद फिर वापस से आएंगे केस के फैक्ट्स के ऊपर। ये केस के फैक्ट्स जी मैंने आपको ब्रीफ में दे दिए हैं, तो अब क्वेश्चंस के साथ जी स्टार्ट करते हैं। तो अब टॉपिक वाइज कुछ क्वेश्चंस जी मैंने कुछ निकाले थे, तो उनकी डिस्कशंस के साथ मैं स्टार्ट करता हूं। तो पहला क्वेश्चन जी जो रहेंगे अब डिस्कशन के लिए, वो बेसिकली क्वेश्चंस रहने वाले हैं मेंटेनेंस के ऊपर। तो क्वेश्चंस को मैं स्टार्ट करता हूं। टॉप जो स्टूडेंट रहेगा सबसे पहले जी आंसर करने के लिए, वो रहेंगे आकाश, आपसे रहेगा। आकाश के बाद अक्षय आपसे रहेगा, और अमनदीश आपसे रहेगा। तो ये 3 स्टूडेंट से जी इन टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चन रहेंगे। अगर एक स्टूडेंट आंसर नहीं कर पाएगा तो इन तीनों में से जो भी स्टूडेंट को आंसर आता हुआ वो आंसर कर देंगे। मैं नेम्स को वापस बोल देता हूं, आकाश, अक्षय एंड अमनदीश। ठीक, ओके सर। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं। आकाश आपके साथ, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ मेंटेनेंस प्रोसीडिंग्स या मेंटेनेंस प्रोविजन इन सीआरपीसी? So the provision of maintenance for the wife, children, and aged parents under Section 125 CRPC was made in order to make a secular provision. So apart from Hindu or any other legislation, this is the joint legislation that a person is responsible regarding his family unless and until they have their own subjects and resources to maintain themselves. So this was the prime motive of making it as a secular provision. सेकेंडली सर बाकी डीप स्टडी करके थोड़ा सा बता दूंगा, बट दिस वाज द ओनली पॉइंट व्हिच आई हैड इन माइंड। हाँ जी अमनदीश। Sir, the basic objective of this provision was to provide speedy remedy to deal with vagrancy and the destitutes, and also it is a beneficial legislation which is a secular one. देखिए आकाश, जैसे आपने आंसर किया, तो एक बात हमने हमेशा याद रखनी है कि इंटरव्यू सेशन में ना, इंटरव्यू ऑल अबाउट जैसे आप उसको लीड करोगे, जितना हम उसको आगे आगे बढ़ाते जाएंगे उस डिस्कशन को, उतना हम फंसते चले जाएंगे। सो इट इज ऑलवेज बेटर कि बिल्कुल टू द पॉइंट, जैसे उसका आंसर है टू प्रिवेंट डेस्टिट्यूशन एंड वैकेंसी, तो इट इज ऑलवेज बेटर कि उसको थोड़ा सा ब्रीफ में रखे, ताकि आपके ही आंसर से उनको कुछ नया पॉइंट ना मिल जाए। जैसे आपने सेकुलर लेजिस्लेशन के बारे में बात कर दिया, सेकुलर वर्ड यूज कर दिया, तो वहां से ना कुछ नए पॉइंट्स निकलते जाएंगे, और आपकी जो इंटरव्यू है वो मेन टॉपिक से कहीं इधर उधर जाने के बहुत सारे चांसेस हो सकते हैं। तो थोड़ा सा आप इसको कन्फाइन करें तो बहुत बढ़िया रहेगा। आगे चलते हैं जी। सेक्शन 125 यूजेस द वर्ड सफिशिएंट कॉज। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड सफिशिएंट कॉज? Akshay. Yes, sir. Good evening, sir. Sir, sufficient cause, if seen from the person who has to give the maintenance, is, if we talk about the husband, is capacity to earn. It doesn't mean that only what he's actually earning, but what is his capacity to earn, and the other dependents upon him. What is the maintenance he's giving to them, or his own expenses and his income
will always be seen. सो क्वेश्चन को थोड़ा सा कंबाइन करके फिर से पूछता हूँ कि भाई इफ द पर्सन इज नॉट अर्निंग स्टिल वेदर इट इज कंसिडर्ड दैट ही इज हैविंग सफिशिएंट मींस. Yes, sir. If it is the husband, sir, for him it will be seen that he is able-bodied person. He has the capacity to earn. That he will be taken. He will be taken in this phrase that he has sufficient means to maintain his wife. Okay. Amandish, the question is from you now. What is the meaning of the word unable to maintain herself or himself? So, unable to maintain herself or himself means that the person, irrespective of his qualifications or status, even if the person is well educated, but still the person is not having the means to sustenance or livelihood, that person falls under the category of being maintained. So my question is further from this point, Amandish. The question is whether these words unable to maintain herself has anything in relation to her potential capacity to earn. So not necessarily under this phrase. ओके. इफ ए पर्सन, इसी क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करते हैं मंदिश. मान लीजिए फीमेल जो है वो वेल एजुकेटेड है, पीएचडी उसने कर रखा है, बट शी रिफ्यूज टू डू वर्क क्योंकि उसके हस्बैंड के पास इतने पैसे हैं, आज की डेट में उसके साथ डिस्प्यूट है. तो आप उस केस में जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास हो, तो आपकी केस में कोर्ट में एक ऐसा केस आया जो मतलब प्रूव्ड फैक्ट है कि वाइफ वर्क कर सकती है, उसके पास अच्छी अपॉर्चुनिटीज भी हैं, बट शी रिफ्यूज टू डू वर्क. सो माई क्वेश्चन इज, क्या उस केस में भी आप मेंटेनेंस अलाउ कर दोगे? So it may be allowed, but that Now fact you are has the to be. judicial officer, you have to decide it. So it can be allowed, but taking into consideration the fact that yes, she has the potential, so the amount has to be decided accordingly. तो दैट मीन्स आप उनको फुल अमाउंट जो देना अदरवाइज चाहिए वो आप नहीं दोगे, उसको मिटिगेटिंग फैक्टर के तौर पर कंसिडरेशन में ले सकते हो. Yes, sir. Okay. So Akshay, this question is from you only now. After the passing of Child Marriage Restraint Act, can still a minor wife can claim maintenance under section 125 CRPC? Sir, in section 125 CRPC, sir, a minor wife can't claim from his husband, from her husband, but she can claim from her father under 125 CRPC. But under Prevention of Child Marriage Act, sir, under Prevention of Child Marriage Act, section 6 of that act provides. My question is from Akshay. My question is under 125 CRPC only. Can a minor wife can claim maintenance from her husband? Sir, I am recollecting a judgment where it was said that taking both the provisions as they both are corollary to each other and to prevent multiplicity of proceedings, sir, in that case, I think in section 125 CRPC, maintenance can be given. हाँ जी अक्षय, आपका क्या व्यू पॉइंट है इस पॉइंट पे? अक्षय नहीं, अक्षय नहीं, सॉरी. Yes sir, I have just spoken. आकाश थे ना थर्ड पर्सन आपके साथ, जो 3 लोगों का नाम लिया था मैंने. यस सर. अभी इसमें होगा क्या माइनर वाइफ मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है? Sir, I think the order can be given to the father of the minor child. Not from the husband. So there is a proviso. I am just recalling the provision. एक बार इन द मीन वाइल आकाश, आप लैंग्वेज को चेक कर लीजिए. मैं आगे क्वेश्चंस के साथ चलता हूँ और 2 मिनट के बाद आपसे ही इस क्वेश्चन का आंसर लूंगा. Amandish, what is the difference between monthly sum and periodical sum? So monthly sum has to be given. For example, it may be given in installments, gross one. And what is periodical sum? So it is a gross amount. So how it is, how we can say it as periodical if it is gross sum? So I'm not aware of it much. Any other student want to answer this question? So may I? हाँ जी बोलिए प्लीज.
Sir, monthly sum would be which we will provide on the monthly basis, and periodical maybe like quarterly or half yearly, something like that. I am not aware of it. I'm just trying it. So period will be decided by court on after what period amount be paid. Any other student? Monthly sum, periodical sum? Chalo, apart from this, one more question on the same point. What is the difference between alimony and palimony? Sir, alimony is given in the alimony basically means the permanent which is given, for example, under Section 25 of the Hindu Marriage Act, which is a lump sum amount which is given after final case. But palimony means which is given to the pals, which is taken in cases of live-in relation, or it is a concept borrowed from USA, where it is given even if a person is not married. Sir, in that case, it can be given to both husband or wife depending upon situation to situation. It is not much in Indian law except the Domestic Violence Act, under the Domestic Violence Act. palimony exactly आपने क्या कहा है, थोड़ा सा explain करेंगे वापस से अक्षय? Sir, palimony basically means which it has emerged from the term pals, as the person who may or may not be married, which is given to those. For example, the Domestic Violence Act defines the term relationship. Sir, in that relationship term, not only the married couple are included, but also the person who are in live-in. Sir, in those cases, maintenance can be given to pals. चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आकृति, अभिषेक और ऐश्वर्या से रहेंगे. आई एम रिपीटिंग द नेम्स, आकृति, अभिषेक एंड ऐश्वर्या. तो क्वेश्चन जो नेक्स्ट है जी वो ये है, सपोज वाइफ फाइल्ड ए केस फॉर दिस मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125 CRPC, बट द हस्बैंड डिनाइड. हस्बैंड कहता है जी हमारी मैरिज ही नहीं है, देयर इज नो मैरिज. वेदर स्टिल द वाइफ इज एंटाइटल्ड टू गेट इंटायरी मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125 CRPC और नॉट? Sir, under section 125 of CRPC, there is mentioned a term is wife is entitled to claim maintenance, but this is not the requirement that is literal. In the literal sense, we cannot say that ki wife should be the wedded wife. It can be if both the husband and wife are like living, both the partners are living like husband and wife from the long time period, then they can be also considered as husband and wife, and that wife can also maintain maintenance under section 125. Any other student want to answer this question, bhai? Sir, can I? May I answer? हाँ जी, सिद्धार्थ बोलिए प्लीज. Sir, under 125 CRPC, as per my knowledge, wife means a legally wedded wife. So if we have to come under CRPC, it must be a legally wedded wife. That can be a valid marriage or a voidable marriage. And vis-a-vis a live-in relationship, that is covered broadly No, under actually, the. my question is not in relation to आपका point सिद्धार्थ. Otherwise, it is okay, fine. But my question is not in relation to live-in relationship. My question is husband denied the very relationship of husband and wife. हाँ जी, मैं बोलिए please. Sir, I think that the answer is that this is a proceeding in a criminal court, and the matter that is to be decided, that whether the husband and wife are married or not, is a civil issue. So a criminal court does not ponder upon or get into the facts of this contention of the husband. It's to be decided by a civil court. तो अल्टीमेटली मेरा क्वेश्चन ये नहीं है, मेरा पॉइंट, नंदिता चलो आप इस पॉइंट का आंसर करना है. इसके बाद मेरा क्वेश्चन ये है कि भाई इंटायरी मेंटेनेंस मिलेगा या नहीं मिलेगा, बात उसको खत्म करते हैं यहाँ पे. Sir, I want to answer for this question. हाँ जी नंदिता बताइए प्लीज. Sir, it was held in Savita Ben versus State of Gujarat that the marriage in terms of 125, it is to be held as a de facto marriage and not necessarily a de jure marriage. And she does not have to prove it beyond doubt. And even if continued cohabitation has been proved and that leads to presumption of marriage, then he has to pay the maintenance. चलो नंदिता, एक बार केस लॉ, मेरे को ज्यादा केस लॉ याद नहीं रहते, ऐसे मान के चलते हैं. तो मेरा पॉइंट ये है नंदिता कि भाई अगर इफ नॉट केस लॉ, आपके पास कोई और रीजन है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आंसर करने का जिससे हम जस्टिफाई कर पाए. मान लीजिए देखो हर पॉइंट पे केस लॉ नहीं रहता, Yes, sir. तो हम क्या कोट कर सकते हैं, क्या इसमें बता सकते हैं?
Sir, I think the object has to be kept in हाँ mind. The सबसे very इम्पोर्टेंट। object of the provision is to देखिए social इंटेरी justice to मेंटेनेंस provide का social. ऑब्जेक्ट हम भूल नहीं सकते हैं। इंटेरी मेंटेनेंस को याद रखना, उसका ऑब्जेक्ट को समझना जरूरी है। और यहाँ पर हमको बेसिकली इंटेरी मेंटेनेंस देने का जो पर्पस है उसको कोट करना चाहिए, बोलना चाहिए, ताकि हम अपने आंसर को जस्टिफाई कर सके कि भी ऐसे तो कोई भी हस्बैंड कह देगा कि शी इज नॉट माई वाइफ, तो वो मेंटेनेंस से बच जाएगा फॉर द टाइम बिंग। Sir, on the basis of Article 15 Clause 3 and Article 39, I think maintenance can be granted in this case. मेंटेनेंस तो मिलना ही है, इंटेरी मेंटेनेंस, उसका ऑब्जेक्ट देना जरूरी है कि किस ऑब्जेक्ट से ये प्रोविजन बना है। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ देयर इज डाइवोर्स ऑन म्यूचुअल कंसेंट, इफ देयर इज डाइवोर्स ऑन म्यूचुअल कंसेंट कैन द वाइफ क्लेम मेंटेनेंस? Yes, sir. The wife can claim maintenance even if the divorce is on mutual consent. इसी से कॉन्टेक्टेड क्वेश्चन अभिषेक जी है, इफ द वाइफ एंड हस्बैंड लिविंग सेपरेटली with mutual consent without getting a decree from the court, whether the wife is entitled to get maintenance under 125 CRPC? So in that case also she can claim maintenance. आगे चलते Sir, हैं it is provided under 125. 125 हो। तो अभिषेक तो जो मना कर रहे हैं सभी लोग, भाई अब क्या करूं मैं तो फंस गया अब यहाँ पे। अब ये तो सभी लोग कह रहे हैं कि 125 सबसेक्शन 4 में स्पेसिफिकली लिखा है कि भाई इफ दे आर लिविंग सेपरेटली तो उस केस में वो मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकती। सॉरी सर, वो नहीं कर सकती, सॉरी मैं गलत बोल गया था, सॉरी कोई सर। बात नहीं, कोई बात। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भाई एक आई एम ए जुडिशियल ऑफिसर, एक पर्सन मेरी कोर्ट में आया है जिसको अरेस्ट करने के लिए अदरवाइज मैं सम्मन या वारंट इशू कर सकता हूँ। वो बाय चांस से मेरी कोर्ट में आ गया और मैंने जब उसको देखा मैंने सोचा यार इसके अगेंस्ट मैंने सम्मन या वारंट इशू करने थे। अब बीइंग एज ए जुडिशियल ऑफिसर इस केस में मेरे को क्या करना चाहिए? मैं क्वेश्चन को दोहरा देता हूँ, रिपीट करता हूँ। मेरी कोर्ट में एक ऐसा पर्सन आ गया जिसको अरेस्ट करने के लिए या जिसको बुलाने के लिए मैं सम्मन या वारंट इशू कर सकता था। अब पॉइंट ये है कि वो मेरे सामने खड़ा है, अब मेरे को क्या लाइन ऑफ एक्शन पकड़ना चाहिए? 144 CRPC में अरेस्ट कर सकते हैं उसको, या किसी को भी कह सकते हैं। 144 सर। 144 सर 88 सेक्शन 88 सेक्शन 88 इज द करेक्ट आंसर। एक बार जल्दी से सेक्शन 88 की प्रोविजन देख लीजिए प्लीज। इस क्वेश्चन का जी बेस्ट आंसर है सेक्शन 88। सेक्शन 8। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, वही 3 स्टूडेंट्स है जिनका मैंने नाम लिया था। अगेन इन रिलेशन टू सर मेंटेनेंस। इसका आंसर सर 44(2) क्यों नहीं है? मैंने तो बोला ही नहीं 44(2) नहीं है, मैंने तो ये बोला सेक्शन 88 है। मैंने तो बोला ही मतलब नहीं अच्छा कि सर, मतलब दोनों ऑप्शन है हमारे पास, मतलब आई एम जस्ट आस्किंग, सॉरी सर, मतलब मैंने तो ये कहा ही नहीं है जी अपनी डिस्कशन में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन इन रिलेशन टू मेंटेनेंस। वाइफ इज प्रेग्नेंट बट डाइवोर्स प्रोसीडिंग्स आर गोइंग ऑन। वाइफ प्रेग्नेंट है जी, डाइवोर्स प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गई हैं। एज अंडर हिंदू लॉ चाइल्ड इन मदर्स वूम इज कंसिडर्ड टू बी ए लिविंग चाइल्ड। मैं अपने क्वेश्चन को दोहरा देता हूं। वाइफ प्रेग्नेंट है, डाइवोर्स प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, हिंदू लॉ में हम मान के चलते हैं कि मदर्स वूम में कोई भी बच्चा है वो लिविंग चाइल्ड है। नाउ दैट वाइफ वो मेंटेनेंस क्लेम करना चाहती है अपने लिए और उस बच्चे के लिए। वेदर शी कैन क्लेम मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125 CRPC। आप जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास हो तो आप इस केस में क्या ऑर्डर पास करेंगे? वो 3 स्टूडेंट्स जिनका मैंने नाम लिया था, काइंडली उनमें से कोई भी इस क्वेश्चन का आंसर कर दीजिए प्लीज। एनी अदर स्टूडेंट? वाइफ 125 में क्लेम कर सकते हैं, लेकिन सर चाइल्ड इन वूम का इसमें नहीं क्लेम होगा, उसका तो सर उसी एक्ट में क्लेम होगा, 125 में नहीं होगा। 125 में नहीं कर सकते फीटस के लिए? सर नो। क्यों? चाइल्ड को मदर्स वूम में नहीं माना जाएगा? सर लेकिन उसके तो स्पेशल, उसको हम नहीं कंसीडर करेंगे। सर उसके स्पेशल प्रोविजन तो सिविल लॉ में दी हुई है ना, उसी में क्लेम तो करेंगे। तो यहाँ वाइफ पे के तो लिए भी सर मेंटेनेंस की प्रोसीडिंग्स इतनी जगह दे रखी है, फिर देखो हस्बैंड को बेचारे को फंसा देते हैं ये। अब ये तो
वो थोड़ा तो सा और लगी। क्लियर कीजिए प्लीज। Sir, can I try? हाँ जी प्लीज मुनीश। Good evening, sir. Sir, there is no such bar under section 125 also. Magistrate can consider this aspect because in this situation also, a woman has to bear more expenses because of if a child is in her womb. So this factor can also be considered, and the maintenance can be granted even for the child also because there are expenses for that particular child also. Any other So student want to especially, contradict this? so especially if she is maintaining the child, I think then the magistrate has to grant the maintenance. हाँ जी नंदिता, क्वेश्चन क्लियर है जी? बिल्कुल सिंपल शब्दों में मैं क्वेश्चन को वापस से दोहरा देता हूँ। क्या फीटस के लिए भी मेंटेनेंस मांगा जा सकता है? No, sir. 125 सीआरपीसी में ये नहीं No, मांगा जा sir. सकता। No, sir. हाँ जी नंदिता, आप कुछ कह रहे थे? Because it's not in existence. हाँ जी अंजू। Sir, I was saying if she is looking after and she is the one who is maintaining and all the expenses that are being incurred, then in that case the maintenance has to be there. तो कौन कौन इस बात से एग्री Because करता है she जी? is not in the child is not in existence, so maintenance cannot be claimed. तो इस बात And को here minor means somebody देखिए, under वो age एक of अलग बात 18 है। years. मैं इस बात को अब खत्म करता हूँ। मैंने सबका व्यू पॉइंट समझना था, जो भी बताना चाहते थे मैंने समझ लिया। देखिए, फीटस के लिए मेंटेनेंस यहाँ पर क्लेम नहीं कर सकते, ठीक। वाइफ उसको मेंटेन कर रही है, वाइफ को एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस बियर करने पड़ रहे हैं, वो एक ठीक पॉइंट है। इस बात को कंसिडरेशन में लेते हुए वाइफ को वाइफ के ही राइट के अकॉर्डिंगली मेंटेनेंस ज्यादा दे सकते हैं। लेकिन इसको इस तरह से आंसर करना कि जी फीटस के लिए भी मेंटेनेंस अलग से क्लेम किया जा सकता है क्योंकि उसके एक्सपेंसेस बढ़े हैं, तो ठीक है, क्योंकि उसकी डिपेंडेबिलिटी अब बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस जो हैं उसको उन चीजों का भी ध्यान रखना पड़ रहा है। तो उसके जो मेडिकल एक्सपेंसेस हैं या जो उसको कुछ फूड आर्टिकल्स या कोई भी जो सप्लीमेंट्स वगैरह जो भी जरूरत पड़ती है, उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ये वाइफ का ही राइट रहेगा, इसको हम फीटस का राइट नहीं कह सकते। एक सिंगल लाइन में लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं आप लोग 125 के कॉन्टेक्स्ट में, अंडर सेक्शन 125 देयर इज नो राइट गिवन फॉर मेंटेनेंस ऑफ द फीटस। मतलब फीटस की अपनी कैपेसिटी में नहीं हो सकता, वो इनडायरेक्टली देना चाहो वो आप दे सकते हो। Because it forms the part of the body of that female only. It in the criminal law it does not have an independent existence until and unless it becomes viable. So my question is Vineet, whether maintenance proceedings under CRPC is a civil in nature or criminal in nature? Sir, I believe it's quasi criminal proceeding, sir. तो मेंटेनेंस प्रोसीडिंग्स स्पेसिफिकली यहाँ पर क्यों रखी गई हैं? जब व्हेन वी आर हैविंग पर्सनल लॉज ऑन दैट, तो मेंटेनेंस प्रोसीडिंग्स को यहाँ पे रखने का बेनिफिट क्या है? So since CRPC is a secular law, it is applicable to whole of India irrespective of the particular sects or religion. Therefore, we have this secular law in place to give maintenance to child and parents and wives, sir. स्पीडी है, डेटरेंट भी है, इसके साथ साथ स्पीडी भी है, डेटरेंट भी है, क्योंकि पनिशमेंट मिलती है। Yes, sir. So my question is, if the husband refuses to pay maintenance, the court orders to pay maintenance and the husband refuses to pay maintenance, अब being as a judicial magistrate first class आप क्या order pass कर सकते हैं? Any of the student? So we can punish the husband for 1 month. Punish the husband for 1 month. मान लीजिए जो उसके तरफ से जो उसने मेंटेनेंस नहीं दिया है वो 3 months का नहीं दिया है या 4 months का नहीं दिया है continuously, then only for 1 month or for 4 months? 1 month. Sir, 1 month at a time, and after every breach, 1 month for every month. मेरा 1 month पॉइंट for तो देखिए every बहुत breach. क्लियर है, मैंने बहुत क्लियरली क्वेश्चन पूछा है। मेरा क्वेश्चन ये है कि 4 months तक रेगुलरली उसने मेंटेनेंस पे नहीं किया है, तो मैं बीइंग एज ए जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास क्या ऑर्डर पास करूं, 1 month का या 4 months का? Sir, there is a recent judgment of Rajasthan Yes, High sir. Court regarding this, that for every breach there will be a separate punishment of 1 month. तो यार मैं ना जजमेंट सच में बहुत कम पढ़ता हूँ। Sir, And it has said that, for example, you have ऐसे मत करो भाई, ऐसे 1 मत month करो। only. there are ओ नहीं वेजिटेबल्स नहीं लेने जाना अपन आज। so there's one more judgment. I don't remember the name actually. देखिए उसमें हमेशा held हुआ अपने है आंसर को जस्टिफाई कीजिए अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन।
जजमेंट के ऊपर देखो, जजमेंट पता है बहुत बढ़िया है, लेकिन हर जगह जजमेंट हेल्प शायद ना कर पाए जितनी आपको प्रोविजन हेल्प करेगी। सर प्रोविजन पहले सम्मन निकलेगा फिर सर वारंट निकलेगा। सर अभी के लिए क्या अरेस्ट के लिए मना कर दिया गया है, तो और जो लेटेस्ट जो मैंने जजमेंट पढ़ी थी उसमें सिर्फ यही हेल्ड हुआ है कि अटैचमेंट वो कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू सेक्शन 125 आप क्या करोगे? बात खत्म करते हैं। Sir, 1 month only, no matter One how month- long one he month has only. defaulted in paying the payment. पर मेरे Be को लगता है it 4 12 मंथ्स के months. लिए जाएंगे। नहीं So sir. लिखा है the provision for every for every breach. भाई Sir, फॉर every एवरी breach ब्रीच, वो देखिए सेक्शन 31 को कहाँ भूल गए आप? सर कॉन्करेंट चल रही है सारी। So generally here the application is moved cumulatively for देखो all सायशा, the आपसे breaches and क्वेश्चन the का order आंसर can be passed. सायशा, चलो क्लियरली थोड़ा सा आप ही सेक्शन 31 को ध्यान में रखते हुए आंसर कीजिए। अभी थोड़ी देर के लिए बाकी स्टूडेंट्स माइक को ऑफ रखिए। हाँ जी सायशा, बताइए प्लीज। Sir, I was mentioning that generally when there is a continuous breach, then the application is filed in a consolidated manner only, and the order can be passed for 4 months maintenance also. So because it is का ऑर्डर हो गया, continuous. ब्रीच, हमने मेंटेनेंस पे नहीं किया, तो 4 मंथ्स के लिए उसको जेल में जाना पड़ेगा या 1 मंथ के लिए? Sir, for every breach, the imprisonment is different. तो वही देखिए सेक्शन 31 को अपन, वो जनरल रूल इज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 31 कि जो पनिशमेंट चलेगी वो वन आफ्टर द अदर चलेगी, ठीक। Yes, sir. और इफ देयर इज स्पेसिफिक ऑर्डर, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप कह रहे हो जी 1 मंथ ही मिलेगा, 1 मंथ ही मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। फॉर एवरी ब्रीच वो हर महीने की अलग सजा मिलेगी। अगर कोर्ट चाहेगा तो उस केस में वो एक कंसोलिडेटेड पनिशमेंट दे सकता है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। इट डिपेंड्स अपॉन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट। एक बात, अब आगे इसी क्वेश्चन को जी कंटिन्यू करके चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन ए केस, द क्वेश्चन इज फ्रॉम, चलो सलील आपसे क्वेश्चन पूछते हैं ये वाला। द क्वेश्चन इज बेसिकली इन ए केस ए पर्सन इज कन्विक्टेड और उसमें ज्वाइंटर ऑफ चार्जेस हुआ था, तो 3 डिफरेंट चार्जेस में उसको पनिशमेंट मिली। 3 डिफरेंट चार्जेस में उसको पनिशमेंट मिली और कोर्ट ने जो पनिशमेंट का ऑर्डर पास किया सेक्शन 31 को ध्यान में रखते हुए, वो वन आफ्टर द अदर किया। यानी कि एक ऑफेंस के लिए उसको सजा मिली 4 साल, एक के लिए 3 साल, एक के लिए 2 साल, तो वो कोर्ट ने ऐसा ऑर्डर पास कर दिया कि वन आफ्टर द अदर इसको रन करेंगे। तो वो 4, 3, 2 कुल मिला के ये टोटल 9 हो गया, तो 9 ईयर्स के लिए ये बन गया। अभी द पर्सन इज इन प्रिजन, यानी कि अभी सजा स्टार्ट ही हुआ था, द पर्सन इज इन प्रिजन, और एक और केस उसके ऊपर चल रहा था, उस केस में भी उसको पनिशमेंट मिल गई, कन्विक्शन हो गई। सो सलील, माई क्वेश्चन इज फ्रॉम यू कि उस केस में जो कन्विक्शन हुआ है, उस केस में उसको पनिशमेंट मिला है 6 ईयर प्लस 3 ईयर्स। तो माई क्वेश्चन इज फ्रॉम यू, ये 6 + 3 इसी के साथ इकट्ठा चलेंगे या ये 9 ईयर्स खत्म होने के बाद ये अलग से चलेंगे? Sir, as a general rule, as per 427, ये consecutive होगा, concurrent नहीं होगा। कॉन्करेंट नहीं होगा, यानी कि 9 As a + 9 general- चलेंगे। हाँ जी सर। वेरी गुड। 427 प्रोविजन है जी, बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता होगा, बट नहीं भी, अदरवाइज 427 सेक्शन को याद रखना। नाउ वन क्वेश्चन इज इन रिलेशन टू जो सीनियर सिटीजन एक्ट है, उस कॉन्टेक्स्ट में मेंटेनेंस के साथ कनेक्टेड क्वेश्चन है, तो मैं उस क्वेश्चन को पूछता हूं। इफ जो पेरेंट्स हैं उन्होंने जी अपनी प्रॉपर्टी जो है वो बच्चों को दे दी है, इस एक्सपेक्टेशन में कि बच्चे माँ बाप का ध्यान रखेंगे, लेकिन लेटर ऑन जो है बच्चे माँ बाप को मेंटेन नहीं करते हैं, तो अब माँ बाप इस केस में क्या कर सकते हैं सीनियर सिटीजन एक्ट के अकॉर्डिंगली? सीनियर, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, सेक्शन नंबर कौन सा रहेगा? तीसरा क्वेश्चन, इन केसेस में जुरिस्डिक्शन जो है वो केस ट्राई करने की किसके पास है? सलील एक सेकंड रुकिए प्लीज, एक सेकंड रुकिए प्लीज। एनी अदर स्टूडेंट? सर सेक्शन 23 डीएम के पास पावर है सर, वो वाइड कर देगा। वो क्या, किस चीज को वाइड किया जा सकता है? जो सेल डीड एग्जीक्यूट की है सीनियर सिटीजन टू हिज चिल्ड्रन। चलो लास्ट क्वेश्चन जी, कंप्लेंट प्रोसीडिंग्स में, वेदर एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 165 इज टू बी कंसिडर्ड एज ए कंप्लेंट as provided under section 2 clause D of CRPC? Sir, एक बारी क्वेश्चन रिपीट कर दो। Whether an application under section 125 CRPC is considered to be a complaint as provided under section 2 clause D of CRPC? No.
क्वेश्चन क्लियर है सभी को? क्या 125 की एप्लीकेशन को कंप्लेंट माना जाएगा? तो आंसर इज नो, इट इज नॉट टू बी कंसिडर्ड एज ए कंप्लेंट एज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज डी सीआरपीसी। यस अभी आगे जी कुछ क्वेश्चंस हैं जो सेक्शन 300 के कॉन्टेक्स्ट में हैं, सेक्शन 300 सीआरपीसी के कॉन्टेक्स्ट में है, तो उस क्वेश्चंस के साथ जी मैं स्टार्ट करता हूं। कौन आंसर, चलो मैं ही बोल देता हूं कौन आंसर करेगा, रुकिए एक सेकंड प्लीज। दसविंदर, अमन, दीपाली। दसविंदर, अमन एंड दीपाली, आप में से जी कोई भी इस क्वेश्चन का आंसर कर देना प्लीज। क्वेश्चन इज Section 300 is based upon a French maxim that is autrefois acquit or autrefois convict. What this maxim is also called as by the name of what this maxim is also called as in common law and as well as in American Constitution. क्वेश्चन को ब्रीफ करके खत्म करता हूं कि भाई एक फ्रेंच मैक्सिम है प्रिंसिपल ऑफ ऑटरफाइज एक्विट और कन्विक्ट, इसको कॉमन लॉ में किस नाम से जाना जाता है और अलोंग विद दैट इसको अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में किस नाम से जाना जाता है? डबल जियोपार्डी। डबल जियोपार्डी जी किस में जाना जाता है ये? सर इन द कॉमन लॉ। अच्छा जी, एंड व्हाट अकॉर्डिंग टू अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन? एनी अदर स्टूडेंट प्लीज? सर नेमो डेट बिक्स बक्सारी। अभी रुकिए अनुभव प्लीज। एनी अदर स्टूडेंट? So no one ought to be vexed twice for the same offense. ये कहाँ पे माना जाता है, कॉमन लॉ या अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन? सर कॉमन लॉ। कॉमन लॉ में इसी प्रिंसिपल को इस नाम से जाना जाता है, नो वन ऑट टू बी वेक्स्ड ट्वाइस, नो वन ऑट टू बी वेक्स्ड ट्वाइस फॉर द सेम ऑफेंस। और अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली इसको जाना जाता है प्रिंसिपल ऑफ प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जियोपार्डी। ये क्वेश्चन सेम हिमाचल के इंटरव्यू में हमारी एक स्टूडेंट से पहले पूछा गया था कि भाई सेम चीज है, इसको अलग अलग जगह पर किस नाम से जाना जाता है, तो इसलिए मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया है। आगे दसविंदर आपसे ही क्वेश्चन है, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ सेक्शन 300? सेक्शन 300 का ऑब्जेक्ट क्या है? Sir, basically to prevent multiplicity of proceedings and so that the accused is not punished for the same offense twice for which he has already suffered punishment or for which he has already been acquitted. Okay. So next question के ऊपर चलते हैं कि भाई क्वेश्चन इज दिस, व्हाट इज राइट ऑफ अपील? What is right It is of a appeal? statutory right. And in CRPC, whether a person is having right to appeal in every case? No, sir, only in 3 provisions. In the proviso it is given. And what is special right of appeal? That is under 136. 136 article. My question is from CRPC only. Sir 378 CRPC. What is special right to appeal in CRPC भाई? Sir 389 में है और Sir 378 subsection 4 when proceedings have been undertaken in warrant case by complaint proceedings. So in that case a special leave needs to be obtained from the High Court in order to appeal against acquittal. ठीक. Any other answer to the same question? 379 and Sir, section 380 is the special right of appeal, sir. भाई अब एक बार 380 का हेडिंग पढ़ लेते हैं, फिर देखते हैं क्या बनता है, वहां से क्या निकलता है। 380 का जी हेडिंग शायद ऐसा कहता है, स्पेशल राइट ऑफ अपील इन सर्टेन केसेस। और मैं उम्मीद करता हूँ सेक्शन 380 जी प्रोविजन आपको पता होगा, क्योंकि इसको अदरवाइज भी मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट है। रीजन मीन जब इसको रिलेट करते हैं ना पेटी ऑफेंसेस, प्लीड गिल्टी वाले ऑफेंसेस के साथ, यानी कि 375 376 के साथ, तो वहां पर क्या होता है, वो एक ऐसी सिचुएशन दे देते हैं कि कुछ लोगों के अगेंस्ट इस तरह की जजमेंट प्रोनाउंस हुई, प्रेपोजिशनल क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, इंटरव्यू में भी पहले वो पूछेंगे आपको कि भाई किन केसेस में, पेटी केसेस में
पनिशमेंट जो सॉरी अपील नहीं हो सकती। तो आप बता दो कि जी हाई कोर्ट ने ये सेंटेंस पास किया, कोर्ट ऑफ सेशन ने ये सेंटेंस पास किया। तो पहला क्वेश्चन आपको उन्होंने एक ट्रिक के लिए आपके लिए दे दिया। ट्रिक के बाद फिर वो बोलेंगे जी 3 अक्यूज थे, 3 अक्यूज में से 2 अक्यूज ऐसे होंगे जिनके अगेंस्ट उन्होंने पनिशमेंट कम दिया होगा, यानी कि वो केसेस होंगे जहां पर अपील फाइल हो ही नहीं सकती बिकॉज ऑफ 375 और 376। इसी के कॉन्टेक्स्ट में फिर आगे क्वेश्चन जो बनता है वो ये बनता है कि उनमें से एक पर्सन का राइट है अपील करने का। वो पर्सन कहता है जी मैं अपील नहीं करूंगा, क्या बाकी पर्सन अपील फाइल कर सकते हैं? तो ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि स्टार्ट कहीं से हो और एंड वो जाके 380 पे हो, स्पेशल राइट ऑफ अपील। इसका बेसिक रूल यही है कि अगर एक से ज्यादा लोगों को कन्विक्शन हुआ है या जो भी ऑर्डर पास हुआ है, उस केस में अगर एक का भी राइट ऑफ अपील है तो उस केस में सारे के सारे बाकी लोग जो हैं अपील फाइल कर सकते हैं। क्लियर है सबको? यस Yes, sir. एंड एक बार जल्दी से सेक्शन 394 की लैंग्वेज को चेक कर लीजिए प्लीज। 394 मैं 394 पे एक क्वेश्चन पूछना है अभी। उम्मीद है बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता होगा, बट स्टिल एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं 394 पे। अबेटमेंट ऑफ अपील, इफ यू वांट टू गो थ्रू द लैंग्वेज ऑफ द बेयर एक्ट, आप देख लीजिए जल्दी से प्लीज। तो my question is from 394 subsection 2 proviso. There it is written, provided that where the appeal is against a conviction and sentence of death or of imprisonment and the appellant dies during the pendency of the appeal, any of his near relative may within 30 days of the death of the appellant applies to the appellate court for leave to continue the appeal. My question is, जब वो conviction का केस है या सेंटेंस ऑफ डेथ का केस है, तो उस केस में जब अक्यूज की डेथ ही हो गई है तो उस केस में अब ऐसा क्या है कि उसके रिलेटिव जो हैं वो कहेंगे कि भाई मैं अपील को कंटिन्यू करना चाहता हूं। जब अक्यूज की डेथ होगी तो उस केस में व्हाट इज द नेसेसिटी कि रिलेटिव बोले जी मैं अपील को कंटिन्यू करना चाहता हूँ। एकदम से आंसर मत करना, जो स्टूडेंट आंसर करना चाहता है बता दीजिए पहले प्लीज। क्वेश्चन मैं उम्मीद करता हूँ जी आपको समझ में आ गया होगा। So can I? So may I? तो एक ने रचना आप बताइए प्लीज। So maybe it is to remove the stigma that is attached with the conviction. बिल्कुल, पहला पॉइंट तो ये होगा जी वो स्टिग्मा, सोशल जो स्टिग्मा एक अटैच हुआ है फैमिली के ऊपर, ये अक्यूज है, उसको दूर करने के लिए। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस Sir, sorry, I know only one reason. रविशा? Sir, I also had the same reason, sir. Any other reason? सर अगर उसका One more reason. हिंदू So section 25 like of succession act, it disqualifies the murderer. सेक्शन to 25 inherit. जो है हिंदू सक्सेशन एक्ट का, वो मर्डरर को डिस्क्वालीफाई करता है। तो Yes sir. अगर उसका लाइन में कोई भी बंदा कन्विक्टेड रहा तो वो एक स्टिग्मा रहेगा, स्टिग्मा के साथ साथ उसकी पूरी लाइन को डिस्क्वालीफाई कर देगा। तो उससे बचने के So लिए will section 70 come into play? हाँ जी बताइए प्लीज नंदिता। So section 70 IPC आ सकता है यहाँ पे? सेक्शन 70 आईपीसी, उसमें क्या है बेसिकली? So fine, उसमें लिखा है even if the offender dies, then the property is not discharged. सर उस केस Even में after death. फाइन होता है, उसको उससे रिकवर कर सकते हैं सर, वो इसलिए कंपोजिट सेंटेंस के हाँ केस में ठीक है, सर। ये भी वन ऑफ द रीजन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। चलो 3 फिर रीजन। पहले लिखा है प्रोवाइड ऊपर की एवी अपील एक्सेप्ट सेंटेंस ऑफ फाइन, वो तो पहले एग्जाम्प्ट कर रहा है सेंटेंस ऑफ फाइन को। एक सेकंड जी रुकिए प्लीज। प्रोवाइडेड विद द पुलिस अगेंस्ट ए कन्विक्शन एंड सेंटेंस ऑफ डेथ और इम्प्रिजनमेंट। हाँ ठीक है, फाइन वाला पॉइंट तो उसने वैसे ही साइड लाइन कर दिया, बट स्टिल फाइन भी हाँ ठीक है। सर ठीक है अमेजमेंट वर्सेस स्टेट ऑफ केरला भी आई है जजमेंट, उसमें ये कहा गया। चलो बेसिकली जो हमारा पॉइंट था डिस्कशन का, अबेटमेंट ऑफ अपील के बावजूद भी रिलेटिव क्यों जाते हैं कि कंटिन्यूएशन के लिए, वो अब हमारा पॉइंट डिस्कस्ड है। अब इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं।
whether there can be compounding in rape cases under any circumstance? No, sir. No, sir. इसके ऊपर कोई जजमेंट दे दो भाई, इतने लोगों को जजमेंट्स बताते हो। May I? हाँ जी, Sir, हाँ जी। I don't remember the judgment, but actually ये केस था जिसके साथ मैं इन्वॉल्व थी, उसमें सर फॉल्स एलिगेशंस लगाई थी लड़की ने रेप की, और दे वर लिविंग टुगेदर, तो वहां पर फिर उन्होंने शादी कर ली थी, तो वो कंपाउंड कर दिया था। सर एक 2019 की जजमेंट आई है मंजीत I would like to mention that एक सेकंड, compounder versus पहले शिखा को सुनते हैं, फिर साइशा आपसे बात करते हैं इसके ऊपर। हाँ जी, शिखा बताइए। Sir, there is a judgment of 2019 Manjeet Singh for the state of Punjab, and इसमें बोला हुआ है कि offenses which are not made compoundable like 307 and rape, आप उसको compound नहीं कर सकते हैं। 307 मतलब इन द सेंस कि जो चीजें 320 की कैटेगरी से बाहर हैं, नहीं आती हैं, आप उनको कंपाउंड नहीं कर यानी कि क्योंकि 320 सबसेक्शन 9 में ऐसा लिखा है कि आप उस लिस्ट के बाहर नहीं जा सकते। हाँ जी, सर जैसे ज्ञान सिंह का है, उसमें भी यही बोला हुआ है कि 320 का कोड पॉइंट आपका समझ गया। अब इसको अपन डिस्कस करते हैं आगे। साइशा बताइए प्लीज, इस बात को आप कॉन्ट्रडिक्ट करना चाहेंगे? Sir, I was mentioning that somebody had mentioned that they both had married and were living together. So, sir, here I was highlighting the fact that the court in such cases still doesn't allow the offence to be compounded. However, they let go of the accused after, on the condition that whatever sentence he has served, that much will be the total sentence, and rest of it will be basically remitted. चलो आपके पॉइंट्स में से सब में से मैं एक पॉइंट जो कंक्लूड करके पहले बोल देता हूँ, जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन अदरवाइज था कि अगर रेपिस्ट जो है वो मैरी का ऑफर करे कि जी मैं मैरिज कर लेता हूँ, तो क्या ऑफेंस कंडोन हो सकता है, कंपाउंड हो सकता है, नहीं हो सकता? ये पॉइंट तो जितना उसने किया उतना हो जाएगा बस। सर जितनी सजा काट ली है उतनी काट के छोड़ देंगे। अच्छा जी सर, इसमें केस है अपर्णा भट्ट वाला, उसमें यू कैन नॉट डू दैट। सर कंपाउंडिंग कैन नॉट बी डन। एक सेकंड में एक से आंसर ले लूं पहले। हाँ जी नंदिता, आप क्या कह रहे थे इसके ऊपर? इट कैन नॉट बी कंडोन्ड। हाँ जी इट कैन नॉट बी कंपाउंडेड। हाँ जी विवेक। Sir, compounding cannot be done, but an application for quashing under Section 482 of CRPC can be made. In case there, sir, quashing in case there is a compromise between the parties and court is satisfied. तो that means तो 320 के ऊपर 482 हैवी हो गया भाई फिर तो। Sir, I think both the provisions they have a different jurisdiction. 320 is basically more or less talks about the offenses which are less serious, but the purpose of 482 is different. तो लास्ट यानी कोई और लास्ट स्टूडेंट कोई भी इस क्वेश्चन का आंसर करना चाहता हो कि एक ही बस एक सेकंड रुकिए प्लीज, मैं रिपीट कर दूं। माय क्वेश्चन इज बेसिकली क्या रेप केस में कंपाउंडिंग हो सकती है किसी भी सर्कमस्टेंस में, चाहे वो 320 है चाहे वो 482 है, कोई भी एक स्टूडेंट? No, sir. May I answer this? No, sir, it is मैं समझ गया सब चीजों Practically मैं हो भाई मैं जाती है। समझ गया। एक सेकंड बस लास्ट में आंसर लूंगा, फिर मैं जो आंसर मेरे को ठीक लगता है वो मैं शेयर करूंगा। हाँ जी नैंसी, आप कुछ कह रहे थे? Yes, sir. Sir, the offense is of very grave nature and it has a social implication. So, compounding cannot be done in such cases. But yes, if there is a false allegation of rape case, and in such cases, the High Court can intervene under 482. इसी तरह लास्ट पॉइंट आपसे बस। So there can be no compounding in a rape case. However, the rape victim, she can say that she wants to withdraw her complaint in the sense that the complaint was made in a wrong belief. Exercising the power under 482 CRPC, then the High Court can quash the proceedings. चलो जो मेरे को अब ठीक लगता है मैं उसको आंसर आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। देखिए 320 रेड विद सेक्शन 482 अगर करके चलते हैं तो पॉइंट इसमें यहाँ पर ये समझने वाला है कि रेप केस में देखिए ये बात बिल्कुल क्लियर है जी, कंपाउंडिंग नहीं हो सकती है। लेकिन नाउ द क्वेश्चन इज दिस कि 482 में अब क्वेश्चन के लिए वो चले गए हैं कि भाई यहाँ कॉम्प्रोमाइज करने के लिए वो चले गए हैं, तो अब क्वेश्चन ये है किस स्टेज पर गए हैं। अगर अभी तक प्रोसिक्यूशन एविडेंस नहीं हुआ है, रेप केस में अभी तक प्रोसिक्यूशन एविडेंस नहीं हुआ है और उनका आपस में कॉम्प्रोमाइज हो गया, कोई भी सर्कमस्टेंस लगा लीजिए। अब आप इस एंगल को समझना थोड़ा सा, अगर स्टार्टिंग स्टेज पर कॉम्प्रोमाइज हो गया और कोर्ट कहता है जी मैं तो कॉम्प्रोमाइज अलाउड नहीं करूंगा, मैं तो आपको कंपाउंड नहीं करने दूंगा,
क्योंकि ये 320 सबसेक्शन 9 में क्लियर लिखा है कि आप लिस्ट से बाहर नहीं जा सकते, मैं नहीं जाने दूंगा आपको बाहर। तो अल्टीमेटली क्या होगा, विटनेसेस हॉस्टाइल हो जाएंगे। कोर्ट ने बोल भी दिया कि मैं नहीं करूंगा कंपाउंड, रिजल्ट वही निकलेगा। दूसरा एंगल चलते हैं, प्रोसिक्यूशन एविडेंस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है और वहां पर स्ट्रॉन्ग एविडेंस हमारे सामने आ चुका है कि इस केस में रेप हुआ था, और अब डिफेंस एविडेंस स्टार्ट होने वाला है या हो चुका है। अब यहाँ पर आकर वो कह रहे हैं जी हमारा कॉम्प्रोमाइज हो गया। अब नाउ यू आर हैविंग ए प्रॉपर एविडेंस इन योर हैंड्स, आपके हाथ में जी एक प्रॉपर एविडेंस आ चुका है, और यहाँ से आपको पिक्चर क्लियर है कि भाई अगर नहीं भी अब डिफेंस एविडेंस आया ना तो कन्विक्शन तो तैयार पड़ी है। तो यानी कि बेसिकली मेरे को ऐसा लगता है, मेरा ओपिनियन है, आप लोगों के अपने अपने ओपिनियंस हैं, तो मेरा खुद का ओपिनियन ऐसा है कि ठीक है, एज ए जनरल रूल 320 जो है कॉम्प्रोमाइज रेप केस में नहीं हो सकता, लेकिन किस स्टेज की बात चल रही है इसको भी हमको ध्यान में रखना जरूरी है, क्योंकि इसी पॉइंट से हमको समझ में आएगा कि अल्टीमेटली इस केस में होना क्या है। तो अगर डिफेंस एविडेंस पे मैटर पहुंच चुका है, प्रोसिक्यूशन एविडेंस कंप्लीट है, आप मना कर दीजिए, और अगर प्रोसिक्यूशन एविडेंस अभी पेंडिंग है फिर आप उसको रख भी लेंगे तो अल्टीमेटली उस चीज का कोई फायदा नहीं होगा। तो मेरे को ऐसा लगता है जी, बाकी देखिए आपका जो अपना व्यू पॉइंट है आप उसके साथ बने रह सकते हैं, लेकिन मेरे को जो ठीक लगता था वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। सर सेम इन द केस सेक्शन 307 में भी यही है सर। हाँ जी, राजस्थान हाई कोर्ट की जजमेंट मैंने भी पहले एक देखी थी, तो बेसिकली पॉइंट यही है, मैंने आपको जो बताया वो, और वो मेरे ख्याल से शायद से प्रैक्टिकली ज़्यादा सूट भी करेगा। रेस्ट देखिए आपके अपने अपने आंसर्स हैं। इफ़ यू आर हैविंग प्रॉपर रीजंस तो आपको रीजंस के साथ जाना चाहिए। और एक पॉइंट मैंने बोला था कि भी रेपिस्ट अगर वो बोल देता है जी मैं शादी कर लूंगा, और ये बोल दे जी जिसको लड़की के ऊपर रेप हुआ था शी इज़ नाउ मैरिड, शी इज़ हैविंग 2 किड्स, ऐसा कुछ बोल दे, इन बातों से देखो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई कंपाउंडिंग नहीं होएगी। ठीक, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जी 320 के कॉन्टेक्स्ट में। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस के ऊपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है जी प्ली बार्गेनिंग के ऊपर। कौन आंसर करना चाहेगा प्ली बार्गेनिंग के ऊपर? कोई भी नहीं? वेरी नाइस। हाँ जी, So I can answer. Yes, sir. चलो इशिता आप बताइए, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ प्ली बार्गेनिंग? व्हाट आर द Sir, एडवांटेजेस ऑफ प्ली बार्गेनिंग? sir, already there are areas of huge area of cases that are pending before the court. हाँ जी, So it results in speedy disposal of a criminal proceeding. तो पहला पॉइंट तो निकला जी स्पीडी डिस्पोजल ऑफ क्रिमिनल केसेस, वेरी गुड। आगे Uh, बताइए। Second is that it prevents the for accused he does not have to engage any lawyer. It is a cost effective remedy which the accused can take without engaging a lawyer. He just have to make the application that he has not been previously convicted and he is making the application voluntarily. So therefore it saves the cost as well as his time, that he is not does not have to be under trial for such a long period of time. बट इशिता मेरा क्वेश्चन ये है कि ये प्ली बार्गेनिंग फिर होती किस स्टेज पे है? मतलब ये स्टार्टिंग में ही हो जाता है या ट्रायल के कंक्लूजन के कहीं पास होता है? Sir, after the charge is framed, the accused can make an application that he wants to bargain for this sentence. I believe that after the charge, the accused can make the application any time before the judgment is delivered. Sir, it is a pre-trial negotiation. सुखवीर मैं समझ नहीं पाया, फिर से बोलिए प्लीज। It's a pre-trial negotiation between prosecution and accused. कौन इस बात को कॉन्ट्राडिक्ट करना चाहता है कि जी इट इज नॉट प्री ट्रायल बार्गेन? एनी ऑफ द स्टूडेंट कि ये ट्रायल? सेक्शन 265B में लिखा हुआ कि द एप्लीकेशन मेड एट द टाइम व्हेन द केस इज पेंडिंग फॉर ट्रायल। तो दैट मींस कि अभी ट्रायल स्टार्ट नहीं हुआ है। सर नहीं, सर ड्यूरिंग द ट्रायल ही होएगा सर। ट्रायल जब स्टार्ट होता है तो आफ्टर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज ही होता है सर, पहले होता ही नहीं सर, पहले तो इंक्वायरी चलती है सर। देखिए 2-3 पॉइंट्स एडवांटेजेस के ऊपर लिख लीजिए। पहला पॉइंट तो इन्होंने लिखवा दिया था कि स्पीडी ट्रायल है, और सेकंड पॉइंट लिख लीजिए इट रिड्यूसेस द बर्डन ऑफ कोर्ट्स इनडायरेक्टली। लिखना चाहें तो लिख लीजिए प्लीज, इट रिड्यूसेस द बर्डन ऑफ कोर्ट्स इनडायरेक्टली। एंड थर्ड, इट provides great possibility to find accused guilty. Third point,
अदरवाइज देखिए जी बहुत सारे केसेस एक्विटल से खत्म होते हैं। So there is one more हाँ, एक benefit. सेकंड में थर्ड खत्म कर दूं। इट प्रोवाइड्स ग्रेट पॉसिबिलिटी टू फाइंड अक्यूज्ड गिल्टी। इट प्रोवाइड्स ग्रेट पॉसिबिलिटी टू फाइंड अक्यूज्ड गिल्टी। हाँ जी बताइए प्लीज नंदिता। For the under trials, because so much of population is under, they are like under trials, तो ये वहाँ से भी उसको एक benefit मिलता है that he does not have to go under trial. And sir, I would Sir, like one to more. add one more point. So there is real justice done to the victim as well. Sir, victim can get effective compensation from the accused. विक्टिम Victim can get effective compensation from the accused. चलो कुणाल आपसे एक क्वेश्चन है। एक ना प्ली बार्गेनिंग हुई, तो प्ली हाँ जी। बार्गेनिंग में विक्टिम का अक्यूज के साथ कंपनसेशन फिक्स हो गया कि भाई 10 लाख रुपीस है कंपनसेशन। तो क्वेश्चन इज फ्रॉम Okay, sir. यू, कोर्ट को लगता है कि भाई 10 लाख तो इट इज वेरी लेस कंपनसेशन, तो कोर्ट विक्टिम को कहता है कि भाई ये आप क्या कर रहे हो, 10 लाख तो बहुत कम ले रहे हो। तो माई क्वेश्चन इज वेदर द कोर्ट इज हैविंग द राइट टू इंटरवीन एंड सुजेस्ट द विक्टिम कि भाई आप गलत कर रहे हो। क्या प्ली बार्गेनिंग में इस तरह से कोर्ट इंटरवीन कर सकता है? इस तरह का कोई भी ऑर्डर वो उसको पास कर देता है तो क्या वो वैलिड है या नहीं है? Sir, I would say no. मतलब कोर्ट इंटरफेयर नहीं कर सकता सर, बट he will try his best in the mutual disposition कि he can get effective compensation. म्यूचुअल डिस्पोजिशन क्या कोर्ट उसका पार्टी है उसमें? No sir, no court cannot be a party sir. That तो उस एंगल से बताइए थोड़ा सा क्या होना चाहिए इसमें फिर? sir, he may go for sir victim compensation scheme शायद नहीं sir, I'm not able to answer this question. तो Not able to intervene recall नहीं sir. कर सकता जी इसमें, कोर्ट नहीं इंटरवेन करता, कोर्ट कह भी नहीं सकता, कोई कोर्ट ऑर्डर भी नहीं पास कर सकता। इट इज बिटवीन Okay. द विक्टिम एंड द अक्यूज्ड ओनली। वो उनकी सेटिस्फेक्शन है जो उनको ठीक लगे। कोर्ट इस ग्राउंड के ऊपर ना तो प्ली बार्गेनिंग को मना कर सकता है, ना कुछ कोई Okay, sir. ऑर्डर पास कर सकता है। Okay, नेक्स्ट sir. क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। सर स्टेज क्वेश्चन बता को दो ध्यान से एक सुनना बार। जी प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन को, as the court of session is having concurrent jurisdiction according to section 26 of CRPC, I am repeating my question, as the court of session is having concurrent jurisdiction according to section 26 CRPC, so in this context my question is whether a court of session can frame charges in a case which is not exclusively triable by court of session? Yes sir. रुकिए Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कर सकता है। तो एक प्रोविजन क्या डालेंगे इसमें? सर 409। प्रोविजन रुकिए प्लीज। Sir, 228. वेरी गुड। सेक्शन 228 स्पेसिफिकली प्रोवाइड्स कि भाई अगर एक्सक्लूसिवली ट्राइबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन नहीं है तो उस केस में भी कोर्ट ऑफ सेशन जो है उसके ऊपर चार्जेस फ्रेम कर सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन इन रिलेशन टू ट्रायल प्रोसीजर। इन एवरी ट्रायल प्रोसीजर आफ्टर प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट देयर इज हियरिंग ऑन क्वांटम ऑफ सेंटेंस। ऐसा होता है ना जी, क्वांटम ऑफ सेंटेंस के ऊपर हियरिंग होती है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ सच हियरिंग? दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1 इन रिलेशन टू दिस। सेकंड क्वेश्चन इज वेदर गुड कैरेक्टर ऑफ द अक्यूज्ड कैन बी टेकन इनटू कंसिडरेशन एट दिस टाइम। थर्ड, what if there is no hearing on quantum of sentence? तो 3 क्वेश्चन है जी एक ही पॉइंट पर। ऑब्जेक्ट क्या है, दूसरा क्या अक्यूज का करेक्टर यहां पर मैटर करेगा, और तीसरा अगर इसके ऊपर हियरिंग नहीं हुई है तो उसका क्या इफेक्ट रहेगा। कौन बताएगा जी इसका आंसर? हाँ जी इशिता आपसे स्टार्ट करते हैं, फिर रविशा लास्ट क्वेश्चन का आंसर आपसे लेंगे। Okay. So in sentence hearing, the object of sentence hearing that the court has to determine the quantum of sentence after holding the accused as guilty. So in this case, the accused can give the mitigating circumstances, like he comes from such and such background, that his educational qualifications are not such. He can give various factors, his socio-economic background. So in this case, yes, mitigating circumstances can be given. And next question was regarding good character of the accused can be given. Yes, the character of the accused can be given, but it is a weak kind of evidence. The prosecution has a right to rebut it.
सर लास्ट क्वेश्चन भूल गई लास्ट आप ही आंसर कीजिए इशिता. What if there is no hearing on quantum of sentence? Then what is the effect? सर द कोर्ट विल डिटरमिन ऑन इट्स ओन. तो इससे कोई मेजर इफेक्ट नहीं आने वाला. That won't vitiate the conviction or the quantum that is the court is going to award. ठीक है रविशा, आपसे क्वेश्चन है. In which trial procedure there is examination of the complainant 3 times? Sir, it is done in the warrant cases which are done on the police report, sir. No, sir, in the case of complainant, sir, apart from the police report. Can you tell the provisions under which these examinations to be conducted? Yes, sir. So first of all, the examination will be done of the prosecution witnesses, sir. नहीं, the same question कि किस केस में कंप्लेनेंट की एग्जामिनेशन 3 बार होती है, तो वो कौन-कौन सी प्रोविजंस हैं? Yes, sir. Sir, it will be done under section 244, sir, and also under section 246, sir. Very good. So 3 हुई. One is under section 200, second is under section 244, and the third is under 246 subsection 4. ठीक है जी. तो 3 बार एग्जामिनेशन हुई. चलो ये तो सबको पता है, मेरे को पता है, ये तीनों प्रोविजंस पता होंगी. लेकिन माय क्वेश्चन इज नॉट दिस. माय क्वेश्चन इज व्हाट इज द पर्पस ऑफ ऑल दिस एग्जामिनेशन? 3 बार एग्जामिनेशन की अलग अलग सेक्शन में. सेक्शन 200 में किया, सेक्शन 244 में किया, एंड देयर आफ्टर 246 सबसेक्शन 4 में फिर से एग्जामिनेशन किया. तो माय क्वेश्चन कौन आंसर करेगा इस क्वेश्चन का? क्वेश्चन ये है कि इन 3 डिफरेंट एग्जामिनेशंस का बेसिकली पर्पस क्या रहा होगा? सर कहना है. हाँ जी शिंपा, आपसे स्टार्ट करते हैं. Sir, the purpose of the complainant examination of complainant under section 200 is to check whether the court is able to issue the process against the accused person. तो सेक्शन 200 की एग्जामिनेशन का पर्पस बिल्कुल क्लियर है, इशू ऑफ प्रोसेस. तो क्या इसको शिंपा कोर्ट की लैंग्वेज में प्री चार्ज एविडेंस भी बोलते हैं? Sir, pre-summoning charge. Pre-summoning charge. Sorry, pre-summoning evidence. Pre-summoning evidence. Yes, sir. अच्छा जी. और आगे नेक्स्ट पॉइंट 244 का ऑब्जेक्ट. Sir, the object of section 2 examination of complaint under section 244 is to see whether the charge can be framed against the accused or not. 244 में जो दूसरी बार एग्जामिनेशन किया उसका पर्पस ये था कि whether charges are required to be framed or not. Very good. Third point. Sir, the object of the section 248 is 246 is to prove the guilt of the accused by way of the evidence of the complainant and his witnesses. तो तीनों ऑब्जेक्ट्स ही बहुत क्लियरली शिंपा आपने बताया. वेरी गुड. तो 200 में भी इशू ऑफ प्रोसेस करने के लिए है, 244 में चार्ज फ्रेमिंग के लिए है, 246 सबसेक्शन 4 में क्या फुल फ्लेज्ड एग्जामिनेशन, क्या जजमेंट देनी चाहिए इसके अगेंस्ट या नहीं देनी चाहिए. इसके साथ साथ ही डिफरेंस बिटवीन समन केस एंड वारंट केस जी, वो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्लियर होगा, तो मैं अभी उसमें नहीं जा रहा हूँ. तो इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, व्हाट इज कंप्लेंट? हाँ जी सिद्धार्थ, व्हाट इज कंप्लेंट? सिद्धार्थ जी, व्हाट इज कंप्लेंट? सॉरी सर, अनम्यूट नहीं हो रहा था. सर कंप्लेन इट इज बेसिकली एन एलिगेशन दैट इज मेड टू अ मैजिस्ट्रेट विद अ व्यू कि उसके ऊपर सर एक्शन लिया जाए सर. ठीक है. तो शिफाली का नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम यू. द क्वेश्चन इज व्हाट इफ द कंप्लेंट इज नॉट साइंड by the complainant, then what is the effect? शिफाली का क्वेश्चन आपसे ये है, but if the complaint is not signed, then what is the effect? So the complaint is it's not needed that it should be signed. It could be made either orally or in writing. So it is not required to be signed? No, sir. It is not. Not signing of complaint would not be fatal to the filing of the case. So question is, Shivalika, what is the purpose of giving oath under section 200 to the complainant? Sir, to test the veracity of the complainant, the oath is taken from the complainant. And what if the oath is not given? While recording the statement under section 200, oath देना ही भूल गए magistrate साहब. Then what is the effect? So then the evidentiary value of the evidence of the complainant would weaken if the oath is not given to complainant. हाँ जी साक्षी, इस पॉइंट को थोड़ा सा और क्लियर करके बताएंगे आप?
Sir, the evidence here had to be on oath. So in case the oath has not been actually given by the court, so उसकी वजह से उसका evidentiary value reduce हो जाएगा in the eyes of the court. तो उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा साक्षी? अल्टीमेटली एविडेंशियल वैल्यू रिड्यूस हो गया, वो तो देखो ट्रायल स्टार्ट होगा, ट्रायल में फिर से उसकी एग्जामिनेशन होएगी, तो यहाँ पर क्या फर्क पड़ने वाला है? यहाँ पे तो अल्टीमेटली इशू प्रोसेस करना है, तो इसको कैसे आप एविडेंशियल वैल्यू के साथ रिलेट करेंगे? एंड देखिए आप इस क्वेश्चन को मैं वापस से रिफ्रेम करके पूछता हूँ। यू आर ए जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, आपके सामने एक कंप्लेंट आया, आपने ही ओथ देना था, आप ही ओथ देना भूल गए, अब आपने ही आगे प्रोसेस स्टार्ट करना है। अब बताइए, आपने ओथ नहीं दिया, अब इसका क्या इफेक्ट होने वाला है? क्योंकि देखिए कंप्लेनेंट की बात तो जो है साक्षी, वो तो कंप्लेनेंट तो जाके फिर से ट्रायल में वो एविडेंस देगा ही, वो ट्रायल के दौरान ओथ देगा ही देगा। Yes, sir. Sir, according, I'm not sure, but I think इसका कुछ fatal effect नहीं होगा, because like you said कि because वो same judge के सामने ही same court में उन्होंने ये evidence दिया है, and according to his satisfaction ही issue of process किया गया है। ठीक, तो अल्टीमेटली जी इसका अदरवाइज एक बात याद रखिए, वो तो नहीं भी है, कोई ऐसा मटेरियल इफेक्ट नहीं है। इसकी रेगुलरिटी को अदरवाइज आप 465 के थ्रू डिटरमिन कर सकते हैं, तो इससे कोई अदरवाइज फर्क नहीं पड़ेगा। तो साक्षी इसी के साथ आगे क्वेश्चन मैं लेके चलता हूँ। व्हाट इज द ऑब्जेक्ट कि भाई इफ द अक्यूज्ड इज नॉट रेजिडिंग इन द एरिया जहां पर कंप्लेंट फाइल हुआ है, तो क्या ऑब्जेक्ट रहा होगा लेजिस्लेचर का कि इशू को पोस्टपोन करने के लिए बोल दिया सेक्शन 202 में? So primarily to avoid false allegations या फिर ऐसे कुछ selective facts कोई complainant बता के किसी के against process issue ना कराए, so इस चीज को cater करने के लिए I think एक safeguard provision की तरह डाला हुआ है। हाँ जी सलील। सर एक बारी क्वेश्चन रिपीट कर दूंगा, सॉरी। सलील क्वेश्चन ये था कि भाई इफ द जो अक्यूज्ड है वो हमारे एरिया का नहीं है, कंप्लेंट फाइल हुआ है, तो हम पोस्टपोन कर देते हैं इशू प्रोसेस को, तो इसके पीछे पर्पस क्या है? So to give magistrate to give the accused also appropriate time. अक्यूज तो यहाँ पे अभी आया ही नहीं, अक्यूज तो उसका तो अभी कोई स्टैंड ही नहीं है हमारे सामने। हाँ जी रूपाली। Sir, I believe in this case it is the provision is made so that in order to see whether there is sufficient cause to proceed against the whether there is sufficient cause to issue the process or not. So this is for in order to avoid any kind of frivolous complaints. ठीक, वेरी गुड, ये आंसर आपका बिल्कुल ठीक है। रूपाली आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदर कंप्लेंट कैन बी फाइल्ड थ्रू पावर ऑफ अटर्नी? Sorry sir, I am unable to recall this. Any other student want to answer this question? Whether criminal complaint can be filed through power of attorney? Yes, sir. Yes, Sir, sir. if power attorney holder having a knowledge of the avertments of the transactions, then तो सेक्शन 200 में जो लिखा है shall examine the complainant, वो कैसे हो पाएगा? sir, in case of 138 NE Act, the criminal complaint can file through power attorney, sir. 138 का देखो प्रोसेस नॉर्मली जो है इससे कुछ डिफरेंट रहता है। Sir, can I try? हाँ जी रूपाली बताइए प्लीज। Sir, I believe power of attorney comes in the civil cases. It has nothing to do with the criminal cases, sir. तो क्या आंसर क्या करेंगे अल्टीमेटली, क्या कंक्लूड करेंगे? So that on power of attorney, a person can't give power to anybody to lodge a complaint. तो रूपाली आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर मैं अभी करूंगा। Whether complaint is required to be filed personally? Sir, I can't get your point. My question is whether complaint is required to be filed personally? Sir, no. A complaint can be filed by anybody. तो उसी क्वेश्चन में कॉन्टेक्स्ट के साथ फिर से चलते हैं। Whether criminal complaint can be filed through power of attorney? Sir, sorry, sir, I am unable to answer this question. So may I try? हाँ जी मेहर प्लीज। Sir, I believe that we know as a fact that no personal interest is needed to file a complaint in criminal cases, and given the fact that power of attorney is given to another person and examination is to be done in section 200, these are in contradiction, but this can be moved away with by
examining the person who has power of attorney, because what needs to be checked is the facts are correct in the complaint. So if that person who has power of attorney can tell that all the facts are correct, and if the witnesses who are तो present are फिर कंप्लेनेंट और विटनेस में डिफरेंस क्या रहेगा मैर? अगर मैं आपकी बात को ऐसी बिलीव करके चलता हूँ, सो कंप्लेनेंट और विटनेस में क्या डिफरेंस रहेगा? फिर तो कोई भी पर्सन जो जिसको केस के बारे में पता है, तो वो विटनेस भी है, वो कंप्लेनेंट भी है, इसका मतलब तो so that is what is doing that. So can I try? हाँ जी साक्षी बताइए प्लीज. So 198 CRPC, because जहाँ पे husband posted है in some armed forces में posted है, so he can authorize somebody else on his part, नहीं, वो तो on दैट his इज behalf. एक्सेप्शनल केस, दैट इज एक्सेप्शनल केस एज ए जनरल रूल. So otherwise भी power of attorney से किया जा सकता है, but this is a case जहाँ पे उस particular person को ही actually entitlement है to file the complaint. So which is where power of attorney actually becomes much more important. तो लिखिए एक पॉइंट जी, कंप्लेंट कैन बी फाइल्ड आइदर थ्रू पोस्ट और with the help of attorney, with the help of attorney. Attorney is that is advocate. अटर्नी का मतलब यहाँ पर जी मेरा पावर ऑफ अटर्नी नहीं है, अटर्नी का मतलब यहाँ पर एडवोकेट है. इसी कॉन्टेक्स्ट में आगे चलते हैं. बट देयर कांट बी ए कंप्लेंट थ्रू पावर ऑफ अटर्नी. जो मैंने कहा है दिस इज जनरल रूल, क्योंकि पावर ऑफ अटर्नी के थ्रू इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि कंप्लेनेंट की एग्जामिनेशन फिर पॉसिबिलिटी नहीं रहती. और जैसे मैं आप कह रहे थे उसमें पॉइंट में देखिए, फिर तो विटनेस और उसमें कोई अंतर ही नहीं रहा. फिर तो अल्टीमेटली कंप्लेनेंट एंड विटनेस इज प्रेजेंट इफ एनी लिखा है, तो उसकी एग्जामिनेशन इज तो मस्ट. तभी तो देखो प्राइमा फसाई केस पता चलेगा और इशू प्रोसेस कर पाएंगे. चलो कमिंग टू सेक्शन 202 नाउ. सेक्शन 202 का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जो है साइशा आपके लिए है. ए केस इज एक्सक्लूसिवली ट्राइबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन. ए केस इज एक्सक्लूसिवली ट्राइबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन, और उस केस में पोस्टपोनमेंट ऑफ इशू प्रोसेस हुआ है. तो अब जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर करेगा या इंक्वायरी ऑर्डर करेगा? So inquiry. व्हाट इज द पर्पस? पर्पस क्या है? इंक्वायरी के लिए क्यों जाएंगे? Sir, so that all the witnesses can be examined on oath in front of the court along with the complainant, and only then the case is committed to the court of session. And also some magistral interference is created to avoid any foul play. ठीक है, फॉल्स क्लेम से बचाने के लिए. तो इसी के कॉन्टेक्स्ट में साइशा नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि इन ए केस देयर आर टोटल 10 विटनेसेस. तो कोर्ट ने जेएमआईसी साहब ने बोला भी कि भाई देयर आर टोटल 10 विटनेसेस, आप कॉल कर लीजिए, मैं सबको एग्जामिन करके केस को आगे कमिट कर दूंगा कोर्ट ऑफ सेशन में. तो आफ्टर एग्जामिनिंग 4 विटनेसेस आउट ऑफ 10 विटनेसेस, द जेएमआईसी इशू प्रोसेस. सो माय क्वेश्चन इज, क्या ये जो ऑर्डर मैजिस्ट्रेट ने आफ्टर एग्जामिनिंग 4 विटनेसेस पास किया है विदाउट एग्जामिनिंग द 6 विटनेसेस, वेदर इट इज ए वैलिड ऑर्डर? Sir, under 202, although it is mentioned that all the witnesses must be examined before the case is committed to the court of session, however, so I think that if prima facie the magistrate believes after examining the star witnesses in the case that the case must be committed, so I think it should not be a case which will vitiate the order. Are you sure? No, sir, I'm not sure. Although, can I answer? हाँ जी नंदिता बताइए प्लीज. Sir, in a case Rosie versus State of Kerala, it was. पॉइंट ठीक है जी आपका. पॉइंट देखिए समझिए कि 202 की ऑब्जेक्ट उसका पर्पस क्या था ऑल विटनेसेस का, कि कोई फॉल्स केस, क्योंकि कोर्ट ऑफ सेशन देखिए एक है, कोई फॉल्स लिटिगेशन कोर्ट ऑफ सेशन के सामने हम कमिट कर दें, कोर्ट ऑफ सेशन का टाइम वेस्ट करवाए, तो सारे विटनेसेस की एग्जामिनेशन जरूरी कर दी उन्होंने. अब हमने क्या किया, 10 में से 4 को एग्जामिन करके हम सेटिस्फाइड हैं बीइंग एज ए जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कि भाई इसमें इशू कर देना चाहिए, प्रोसेस जो है इशू कर देना चाहिए, तो हमने कर दिया. क्वेश्चन को अगर डिफरेंट एंगल से लेके चलें, इसको दूसरा एंगल समझते हैं. दूसरा एंगल क्या है, हुआ क्या, 4 विटनेसेस को एग्जामिन किया, 10 विटनेसेस टोटल थे, 4 को एग्जामिन हमने करके बोल दिया कि भाई इस केस में दम नहीं है, हमने प्रोसीड नहीं करना. तो अब बताओ अब क्या होगा?
Any of the student? So revision can be filed against complaint. हाँ जी शिफाली का? Sir, my answer was same, that it is a revisable order because magistrate did not it had the jurisdiction to call the witnesses, but it did not call them, so it will be a revisable order. बिल्कुल ठीक पॉइंट है जी। तो देखिए दोनों ही क्वेश्चन एक ही एंगल पे थे, एक बार ऑर्डर कर दिया एक बार ऑर्डर नहीं किया, तो दोनों के आंसर में डिफरेंस है। जहां पर कर दिया फिर कोई इरेगुलरिटी तो है ही नहीं, वैसे भी 10 को करके करना था, 4 से सेटिस्फाइड तो कर दिया, अगर इशू ऑफ प्रोसेस करने से मना कर दिया फिर प्रॉब्लम है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इशिता, आपसे क्वेश्चन लेते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस इन इन्वेस्टिगेशन अंडर सेक्शन 159, 173 सबसेक्शन 8 and section 202 CRPC? I am repeating my question. Difference in investigation under section 159, 173 subsection 8 and section 202. सर एक सेकंड पहले जो आपने क्वेश्चन रेफर किया था कि मैजिस्ट्रेट ने ऑर्डर समन को किया, मैजिस्ट्रेट ने रिजेक्ट कर दिया कि और समनिंग नहीं करनी है। उसने रिजेक्ट ये कर दिया कि भाई मैं इन एग्जामिनेशन जो 4 एग्जामिनेशन हुए हैं उससे सेटिस्फाइड हूं, दैट्स व्हाई मैंने प्रोसेस इशू कर दिया। नहीं, जो उसमें था कि विटनेसेस को आपने कहा था रिवीजन जाएगी, मगर 397 कहता है इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर्स के अगेंस्ट रिवीजन नहीं जाएगी। एक क्वेश्चन वापस से पूछता हूं, आपके फर्स्ट पार्ट की बात कर रहे हो या सेकंड पार्ट की बात कर रहे हो? सेकंड पार्ट की। तो सेकंड पार्ट में अदरवाइज रेमेडी क्या रहेगी हमारे पास इशिता? मैं कंप्लेनेंट हूं, अब सुनिए मैं कंप्लेनेंट हूं, मेरे 10 विटनेसेस थे, मैं 10 में से 4 को विटनेसेस को लेकर चला गया कोर्ट में, सबको ही लेके गया, लेकिन जेएमआईसी साहब का उस दिन थोड़ा सा वो खुश नहीं थे, तो उन्होंने 4 को सुन के बोला यार छोड़ यार इसमें कुछ भी नहीं है, छोड़ देते हैं। तो मेरे 6 विटनेसेस सुने ही नहीं उन्होंने और डिसमिसल कर दिया कंप्लेंट और इशू प्रोसेस करने से मना कर दिया। बेसिकली कंप्लेंट डिसमिस हो गई। 398 में सर ये स्पेसिफिकली बोला हुआ है सर। सर कंप्लेंट डिसमिसल का 398 में कवर हो जाएगा। मैं क्योंकि जो समनिंग ऑफ विटनेसेस है वो स्पेसिफिकली ऑर्डर्ड है कि वो इंटरलॉक्यूटरी कंप्लेंट ही डिसमिस करेंगे इशिता उसमें। हाँ जी सर, क्लैरिटी हो गई, सॉरी। यस सर, माय क्वेश्चन इज डिफरेंस इन इन्वेस्टिगेशन अंडर सेक्शन 159, 173 सबसेक्शन 8 एंड सेक्शन 202। यस सर। सर 159 जो होती है, जब अक्रेंस रिपोर्ट पुलिस दे देती है और उसमें कहती है कि कोई ऑफेंस मेड आउट नहीं हुआ है, तो मैजिस्ट्रेट प्रीलिमिनरी इंक्वायरी कर सकती है, जिसमें वो इन्वेस्टिगेशन का भी ऑर्डर कर सकती है। या तो वो खुद कंडक्ट करेंगे या वो पुलिस को ऑर्डर कर देंगे कि इन्वेस्टिगेट करो। ये प्री कॉग्निजेंस स्टेज में की जाती है जब इन्वेस्टिगेशन ऑनगोइंग है। 173(8) जो है दैट डील्स विद फर्दर इन्वेस्टिगेशन। जब चालान प्रेजेंट हो जाता है, पुलिस फर्दर इन्वेस्टिगेट करती है केस को, तो वो रिपोर्ट देती है दिस इज रिलेटिंग टू फर्दर इन्वेस्टिगेशन। 202 इज अ पोस्ट कॉग्निजेंस स्टेज। जब कंप्लेनेंट आता है तो मैजिस्ट्रेट जो है टू डिटरमिन वेदर दे आर रीजनेबल ग्राउंड्स ऑफ प्रोसीडिंग और प्रीमा फेसाई केस जो है वो मेड आउट हुआ है, तो वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन दे देते हैं। But the purpose of police investigation is confined only to determine whether a case has been made out against the accused or not. ठीक, अब बीनू भाई हरी भाई वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात के कॉन्टेक्स्ट में इशिता आपसे 2 क्वेश्चन है मेरे। क्वेश्चन नंबर 1, एक तो 156 सबसेक्शन 3 का ऑर्डर कब तक हो सकता है? हाँ जी, बताइए प्लीज। 156 सबसेक्शन 3 जब तक ट्रायल स्टार्ट नहीं हुआ है तब तक कोर्ट ऑन द फ्रेमिंग ऑफ चार्ज। ठीक, तो पहला आंसर मिल गया। इसका स्कीरी वासु से ये कैसे डिफरेंट है? सकीरी वासु केस में बोला गया था मॉनिटरिंग ऑफ इन्वेस्टिगेशन बाय द मैजिस्ट्रेट। 156 सबसेक्शन 3 के अंदर जो मैजिस्ट्रेट है वो जब पुलिस जो है अगर वो शील्ड कर रही है एक्यूज को, जब जो विटनेसेस हैं उनको एग्जामिन नहीं कर रही है, तो कोर्ट के पास पावर है कि वो मॉनिटर कर सकते हैं। 156 सबसेक्शन 3 में स्कीरी वासु के हिसाब से जो ऑर्डर पास हो सकता था किस स्टेज तक हो सकता है? सर इसकी नॉलेज नहीं है। प्री कॉग्निजेंस जी, प्री कॉग्निजेंस स्टेज, यानी कि कॉग्निजेंस से पहले 156(3) का ऑर्डर हो सकता था, लेकिन इस केस ने एक चेंज कर दिया, अब ये चार्ज फ्रेमिंग तक हो सकता है। सेकंड क्वेश्चन रचना आपसे है कि ये जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन की बात चल रही है 173 सबसेक्शन 8 में,
क्या ये फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस को किसी भी तरह की परमिशन की जरूरत है या नहीं है? No, sir, as such permission is not required, but it is like अगर हम बता दें judicial magistrate को, because already cognizance has been taken, so it's better for this thing. हाँ जी, कोई स्टूडेंट इस बात को काउंटर करना चाहता हो, कॉन्ट्रडिक्ट करना चाहता हो भाई? सर फॉर्मल परमिशन दी जा सकती है, अदरवाइज स्टैट्यूटरी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो वीनू भाई, हरी भाई की जजमेंट का कोई इफेक्ट नहीं है इसके ऊपर? Sir, I would like to say something. हाँ जी रूपाली बताइए प्लीज। Sir, there is doctrine of contemporaneous exposition. वेरी गुड, वेरी गुड। Sir, so which states that there is a practice which is going on the court that would be maintained. वेरी गुड। तो ये पॉइंट जो रूपाली ने बताया उसमें क्या हुआ इसी केस में, अब एग्जैक्टली मैं आपको पैराग्राफ नंबर जजमेंट का बताता हूँ किस पॉइंट में हेल्ड हुआ उन्होंने। पैराग्राफ नंबर 49 ऑफ द जजमेंट, ये जो जजमेंट के ऊपर बात कर रहे हैं उसका पैराग्राफ नंबर 49 है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई पॉइंट ये है कि 49 के अकॉर्डिंगली कि 173 सबसेक्शन 8 में एज सच इट इज नॉट रिटन एनीवेयर कि आपको परमिशन लेना चाहिए, लेकिन तब भी जो प्रैक्टिस हम कितने सालों से कितनी देर से फॉलो करते आ रहे हैं उस प्रैक्टिस को हमको कंटिन्यूशन में रखना है और हम परमिशन लेंगे। ऐसा लिखा नहीं है, बट स्टिल इस जजमेंट में जी उन्होंने इस पॉइंट को क्लैरिफाई किया है। और इसी जजमेंट में पैराग्राफ नंबर 26 में कोर्ट ने ये क्लियर भी किया कि ट्रायल कब स्टार्ट होता है, ऑल्दो हमको पता है बट स्टिल ट्रायल कब स्टार्ट होता है, ट्रायल स्टार्ट होता है फ्रॉम द फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस जब फ्रेम किए जाते हैं। बस एक सेकंड का टाइम दीजिए प्लीज। I have one question. एक सेकंड रूपाली प्लीज। तो क्वेश्चन इज इन रिलेशन टू रूपाली, आपका क्वेश्चन लेता हूँ, बस 2 मिनट का टाइम दीजिए प्लीज। क्वेश्चन इज इन रिलेशन टू सेक्शन 319 CRPC। क्वेश्चन इज इन्वेस्टिगेशन इज गोइंग ऑन इन ए केस अगेंस्ट 3 accused persons, बट इट इज गोइंग ऑन ए वेरी स्लो पेस। इन्वेस्टिगेशन चल रही थी 3 लोगों के अगेंस्ट और बहुत धीरे धीरे चल रही थी। तो इस केस में क्या हुआ, इन्फॉर्मेंट ने जी स्टेटस रिपोर्ट के लिए मांगा कि पुलिस से जी स्टेटस रिपोर्ट मांगी जाए। तो पुलिस ने जी स्टेटस रिपोर्ट भेज दी और जब स्टेटस रिपोर्ट आई तो मैजिस्ट्रेट ने स्टेटस रिपोर्ट को अच्छे से देखा और उसके साथ जो कनेक्टेड डॉक्यूमेंट्स थे उसको भी देखा। सबको देखने के बाद इस स्टेज पर कोर्ट को लगता है कि भाई ये 3 लोग नहीं है, इसमें 2 लोग और भी इन्वॉल्व हैं। तो माय क्वेश्चन इज एट दिस स्टेज वेदर द कोर्ट इज हैविंग द अथॉरिटी टू पास एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 319 CRPC कि वो कहे कि भी इन 2 लोगों के अगेंस्ट भी प्रोसीड करना स्टार्ट कीजिए। सर एज पर 319 सेक्शन वो नहीं कह सकता सर, क्योंकि वो इंक्वायरी और ट्रायल का चैप्टर पे अप्लाई होता है सर। ठीक है जी, वेरी गुड। ये पार्ट इन्वेस्टिगेशन का यहाँ पे नहीं कर सकते। और मैं उम्मीद करता हूँ जी हरदीप सिंह वाली जजमेंट स्टेट ऑफ पंजाब 2014 सुप्रीम कोर्ट सबको पता है, मैं खुद ही पॉइंट्स बोलकर खत्म करता हूँ। एविडेंस का मतलब ये नहीं है कि जो क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ हो वही एविडेंस माना जाएगा, इवन जो बात चीफ में हुई है वो भी एविडेंस कंसिडर होगा। ठीक, एक पॉइंट। और इसके साथ साथ एविडेंस का मतलब यहाँ पर ये नहीं है 319 में कि जो एविडेंस इंक्वायरी और ट्रायल में आया, अगर कोई एविडेंस मान लीजिए FIR 161 की स्टेटमेंट जहाँ यानी कि पुलिस रिपोर्ट से पहले वाला भी है, इन्वेस्टिगेशन के दौरान वाला भी, वो भी एविडेंस वर्ड में इंक्लूडेड है। तो मैं अपने दोनों पॉइंट्स को रिपीट कर देता हूँ, उम्मीद करता हूँ सबको पता होगा क्योंकि ये अब जजमेंट बहुत पुरानी है, सबने पढ़ रखी होगी, बट स्टिल 2 पॉइंट्स। एविडेंस का मतलब क्रॉस एग्जामिनेशन वाला नहीं है कि क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ ही होगा तभी एविडेंस होगा, चीफ वाला भी माना जाएगा। दूसरा पॉइंट, एविडेंस वहां पे लिखा है ड्यूरिंग इंक्वायरी और ट्रायल, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि इंक्वायरी और ट्रायल में ही एविडेंस आए। अगर इन्वेस्टिगेशन के दौरान के एविडेंस के बेसिस पे भी आप 319 यूज करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। तो इस बात को जी आपने ध्यान में रखना है। तो ये 2 बातें मैंने आपके साथ शेयर की। अब आगे 319 के कॉन्टेक्स्ट में एक मन में, हाँ एक ना जी कॉलम नंबर 2 कई बार पूछ लेते हैं कि कॉलम नंबर 2 क्या होता है पुलिस रिपोर्ट में। तो शिल्पा आप बता दीजिए थोड़ा सा इसको क्लियर करके। सर जो कॉलम नंबर 2 होता है उसमें वो जो ऐसे अक्यूज पर्संस होते हैं जिनके खिलाफ FIR रजिस्टर्ड होती है बट उनके खिलाफ चार्जशीट फाइल नहीं होती।
ठीक, तो कॉलम नंबर 2 उन लोगों का है जिनके अगेंस्ट एफआईआर तो रजिस्टर हुई, लेकिन पुलिस को वो लोग दोषी नहीं लगे, तो इसलिए उनको बाहर कर दिया। पहले मैं आप लोगों के क्वेश्चंस, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो ले लेता हूँ, उसके बाद ललिता कुमारी स्टेट ऑफ यूपी वगैरह वाले जो पॉइंट्स मैं लिखवाना चाहता हूँ फिर मैं वो लिखवा दूंगा, या मैं आपको कॉपी शेयर कर दूंगा। तो आज की पूरी डिस्कशन में जी, अभी तक की डिस्कशन में किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है वो पूछना चाहता है, प्लीज पूछ लीजिए। सर कुछ क्वेश्चन हैं जो अनआंसर्ड है सर। एक एक करके प्लीज। सर हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए हैं जिन जो अनआंसर्ड रह गए हैं सर, थोड़ा 2-3 क्वेश्चन लाइक घर के काम याद आ गए यार, क्या करें अब जल्दी से। चलो सर लाइक प्ली बार्गेनिंग एट व्हिच स्टेज इट वाज प्ली बार्गेनिंग एट व्हिच स्टेज, वो क्वेश्चन का आंसर बीच में रह गया, भी बताइए प्ली बार्गेनिंग के ऊपर। देखिए प्ली बार्गेनिंग का चैप्टर जो है उसमें हाँ जी साइशा आप बताइए, कल भी आपने प्ली बार्गेनिंग के ऊपर म्यूचुअल जो सेटिस्फेक्शन की या डिस्पोजिशन की बात की थी। Yes, sir. So yesterday also I was talking about the fact, and I think somebody has highlighted today also, that it is a stage during trial and not pre-negotiation stage, pre-trial negotiation, but it is during trial, which is after charge framing. And the accused will submit his this should show that he is voluntarily doing it, and after that a mutual satisfactory disposition will be recorded and submitted in the court. वैसे साइशा मेरा एक क्वेश्चन इस पे आपसे ये है कि कोई करनी क्यों है अब ये प्ली बार्गेनिंग, क्या ऐसा क्या हो गया? अब मैं कन्फेशन ही कर लेता, अगर मेरा मन ही था कि मैंने भाई इन्वॉल्व होना ही है। देखो अब डिफरेंस क्या रहा, अब सुनिए पॉइंट को समझिए। इन्वेस्टिगेशन की स्टेज तक मैं जुडिशियल कन्फेशन कर सकता हूँ, 164 कहता है, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन से इंक्वायरी स्टार्ट होने से पहले मैं कन्फेशन कर सकता था, मेरे मन में था कि भाई मैंने कन्फेशन ही करना है तो मैं कर लेता, नहीं किया कोई बात नहीं। अब इंक्वायरी या ट्रायल स्टार्ट हो गया, क्योंकि उसके बाद तो यही स्टेप रह गया। अगर इन्वेस्टिगेशन के दौरान मैं जीएमआईसी के पास जाऊंगा और मैं कहूंगा जी मैं मानता हूं, मैं एक बार इससे बात करना चाहता हूं, ठीक, उसमें बस डिफरेंस ये रह जाएगा कि अल्टीमेटली वो पनिशमेंट जो है उसमें हमको कोई रिलैक्सेशन नहीं है, अदरवाइज वो एक नॉर्मल पॉइंट है, ठीक। अब ऐसा भी क्या हुआ, अब इस बात को समझिए, इस चीज के ऊपर क्यों जाते हैं नॉर्मली, इस चीज के लिए ऊपर हम इसलिए जाते हैं जब हमको लगता है कि जी प्रोसिक्यूशन का एक अच्छा खासा एविडेंस आ रहा है या आ जाएगा और उनके पास एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस है हमारे अगेंस्ट, तब हमको लगता है यार फंस जाएंगे, तो बेटर ये है इनके साथ अपन कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, दिस इज काइंड ऑफ कॉम्प्रोमाइज अदरवाइज, ठीक है। इनके साथ अपन बार्गेन कर लेते हैं कि मेरे को सजा कम करवा दे यार, जो कॉम्पनसेट करने के लिए बोलोगे मैं कर दूंगा, और उसके ऊपर भी कंडीशंस है किन किन केसेस में ये नहीं हो सकता, सीरियस केसेस में नहीं हो सकता, फीमेल के अगेंस्ट वाले केसेस में नहीं हो सकता, तो इसलिए ये बेसिकली ट्रायल के दौरान ही होता है। इसको ये कहना जी ये ट्रायल से पहले होता है, ये गलत है। फिर तो अदरवाइज देखिए जो चार्ज बार्गेन है सेंटेंस बार्गेन में अंतर ही कुछ नहीं रहेगा, ठीक। अब बताइए जिसके अलावा क्या क्वेश्चन है? Excuse me, sir. हाँ जी मैम प्लीज। The question was regarding sentence hearing, and you asked whether character can be. हाँ जी, तो सेक्शन 248 वाले बात कर रहे हैं आप? Yes, sir. Generally, sentence hearing in every case after the trial and a sentence has been pronounced. हाँ जी, हाँ जी। So, sir, if they ask us after that character cannot be an evidence or relevant fact, it is not a relevant fact. So, how can we answer that? देखिए ऐसा है, वो ट्रायल के दौरान की बात है मैर, वहां पर उन्होंने लिखा है इट इज ए रेलिवेंट फैक्ट, इररेलेवेंट फैक्ट, वो ड्यूरिंग ट्रायल है, नाउ द ट्रायल इज ओवर, ठीक है। तो यहाँ पर बंदा ना अपने गुड करेक्टर के बारे में बात करता है, जी मैंने सोसाइटी के लिए ये काम किया है, मैंने इतने जो संस्थाएं खोल रखी हैं जो गरीब लड़कियों की शादी करवाती हैं वगैरह वगैरह, वो अपनी अच्छाइयों के बारे में बता सकता है। तो यहाँ पर हम ये बात नहीं कहेंगे कि उसका करेक्टर जो अक्यूज्ड का है वो रेलिवेंट नहीं है, क्योंकि ट्रायल जो सेक्शन की आप बात कर रहे हो एविडेंस की, वो ट्रायल की बात है, यहाँ की बात नहीं है। And sir, second question, if no sentence hearing, isn't it fatal because it is against natural justice? तो ठीक है, नहीं हुआ तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब देखिए 238 सबसेक्शन 2, 245 सबसेक्शन 2, आगे जो 255 है वहां पर देखिए समरी ट्रायल, वहां पर कुछ ऐसा लिखा ही नहीं है। Yes, sir. तो फिर ठीक है, नहीं भी हुआ कोई प्रॉब्लम नहीं अल्टीमेटली। पर सर जब आप पढ़ा रहे थे आपने बोला था कि चाहे लिखा नहीं है पर करते हैं कोर्ट्स, जैसे तो जहाँ ये तो आप कह रहे हो कि नहीं करेंगे। अब मैं जज हूँ तो मैं तो पहले दिन ही समझ के बैठूंगा भी क्वांटम पे हेयरिंग जरूर करनी है, तो वो एक क्वेश्चन पूछने के लिए है कि भाई अगर नहीं हुआ तो। ओके, थैंक यू सो मच सर। हाँ जी, और बताइए प्लीज। सर इसमें रिमांड बैक कर सकती है ना एपिलेट कोर्ट कि क्वांटम पे सुना जाए? अब अगर देखो वो चला ही गया, चैलेंज करेंगे,
तब वो एपिलेट कोर्ट को लगता है कि भी इसके ऊपर वर्क अपॉन होना चाहिए, तो वो ऑर्डर पास कर देंगे। और बताइए जी प्लीज। मनीष का क्वेश्चन लेते हैं, फिर नंदिता, फिर नैंसी आपका। हाँ जी मनीष बताइए प्लीज। सर वन क्वेश्चन वाज रिलेटिंग टू माइनर वाइफ मेंटेनेंस फ्रॉम whom she can claim। हाँ जी, माइनर वाइफ मेंटेनेंस हस्बैंड से क्लेम कर सकती है भाई 125 में। वो तो देखो इफ द हस्बैंड इज अनएबल टू मेंटेन हर, ठीक है, तो वो क्लेम कर सकती है यार। हाँ जी नैंसी बताइए प्लीज। सर कल एक क्वेश्चन था ना, लास्ट क्वेश्चन था सर, आपकी तब वॉइस क्लियर नहीं थी तो वो हुआ नहीं था। सर वेदर कोर्ट इज बाउंड टू टेक कॉग्निजेंस ऑन पीआर, और अगर वो री इन्वेस्टिगेशन में भेजने के बाद दोबारा आया है तब। हाँ जी, क्वेश्चन ये था कि पुलिस रिपोर्ट एक बार आई, कोर्ट ने कॉग्निजेंस लेने से मना कर दिया, फिर सेकंड टाइम फिर पुलिस रिपोर्ट आई, मतलब यानी कि चालान आया, फिर कोर्ट ने कॉग्निजेंस लेने से मना कर दिया। सो नाउ द क्वेश्चन इज, क्या उस केस में कोर्ट बाउंड है कॉग्निजेंस लेने के लिए? हाँ जी, कौन करेगा इस क्वेश्चन का आंसर? नो सर, बाउंड नहीं है सर वो। ऑफिस ऑफ द मैजिस्ट्रेट इज नॉट अ पोस्ट ऑफिस। सर आपने संपत वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा वाली जजमेंट का बोला था सर, उसमें ये लिखा कि मे वर्ड को शेल तब पढ़ेंगे जब वो प्राइमा फेसी केस मेड आउट होगा। हाँ, तो मैं आज भी उसी पॉइंट के साथ हूँ अपने, कि देखिए अगर वो अगेन डिस्क्रिप्शन लाइज विद द कोर्ट। बाकी सलील ने बहुत हैवी वर्ड बोल दिया है कोर्ट के कॉन्टेक्स्ट में, तो पॉइंट वही है जी, अल्टीमेटली इट इज अ डिस्क्रिप्शन। बट वो देखिए प्राइमा फेसी वाला केस में अल्टीमेटली शेल वर्ड वो मे शेल तब बनता है अगर प्राइमा फेसी है, यानी कि अगेन इट इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट ओनली। और बताइए नैंसी, इसके अलावा कोई क्वेश्चन आपका? थैंक यू सो मच सर। हाँ जी, नंदिता का क्वेश्चन था शायद से एक। सर देर इज अ जजमेंट गौरव अग्रवाल वर्सेस स्टेट दिल्ली हाई कोर्ट 2019। सर उसमें उन्होंने इंटरप्रेट किया था पेंडिंग फॉर ट्रायल ऑफ that is provided under section 265B, and they said that it means before the trial has started. It is very clearly held in that case. मेरे को तो नहीं ऐसा लगता जी, मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। हो सकता है उस जजमेंट में लिखा होगा, बट मैं इस बात से बहुत क्लियरली इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता नहीं है। किस कंटेक्स्ट में वो जजमेंट कैसे आया है, वो उसके पूरे फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस देखने पड़ेंगे। तो कई बार क्या होता है कि वो ना हेल्ड वाला पॉइंट होता है, तो हेल्ड वाले पॉइंट में होगा कि शायद ऐसा कुछ लिखा होगा, किस कंटेक्स्ट में कैसे बात चली है, कैसे कंक्लूड हुआ है, वो मेरे को एक बार गो थ्रू करना पड़ेगा। आप अगर मेरे को वो जजमेंट का ब्रीफ पढ़कर भेज दें या मेरे को उसका लिंक शेयर कर दें तो मैं डेफिनेटली उसके ऊपर Yes, I'll share the link. Sir, I'm having doubt for yesterday's question. Can in a single case against one accused be two challans? Please explain this. ना देखिए, मैं इंटरव्यू नहीं दे रहा आप। हाँ जी, कल एक क्वेश्चन पूछा था कि भाई एक ही केस में एक ही एक्यूज के अगेंस्ट दो चलान हो सकते हैं, तो मैंने एक स्टूडेंट ने आंसर करना स्टार्ट किया था, मेरे को नेम तो स्पेसिफिकली नहीं पता, लेकिन उसने स्टार्ट किया था बिल्कुल ठीक 173 सबसेक्शन 8 से, शायद से साक्षी थी, हाँ जहां तक मेरे को याद है, तो शायद से कल साक्षी थे जिन्होंने आंसर करना स्टार्ट किया था। तो मैंने साक्षी को बीच में इंटरप्ट करके कहा था जी अपन जो सप्लीमेंट्री रिपोर्ट्स हैं उनकी बात नहीं कर रहे। फिर जब मैंने उसको क्वेश्चन का आंसर किया था तो मैंने आपको बोला, इस पॉइंट का आंसर ऐसे किया था कि भाई अगर वो 90 डेज 60 डेज में उस केस में किसी भी केस में चलान नहीं पेश हो पा रहा बिकॉज अक्यूज जो है वो एब्सकॉन्डेड है, तो पहले वो एक चलान भेजते हैं जिसको वो पीओ चलान बोलते हैं। उसके बाद अक्यूज सरेंडर कर देता है या अरेस्ट हो जाता है, फिर से एक रिपोर्ट सबमिट की जाती है, वो बेसिकली है सप्लीमेंटरी है। लेकिन उस केस को मैंने इस एंगल से समझाया था कि इसको जो है एक ही केस में दो चलान बोल देते हैं, क्योंकि बाकी केसेस में क्या होता है, एक फुल फ्लैश्ड इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट सबमिट हो चुकी होती है, शिवाली का आपका कैमरा ऑन है, तो बाकी केसेस में क्या होता है कि एक फुल फ्लैश्ड इन्वेस्टिगेशन हो चुकी होती है, तो उसके बाद जो भी कुछ आता है वो सब्सिक्वेंट चलता है। इस केस में जैसे अभी हमने वीनू भाई हरी भाई वाला केस डिस्कस किया कि भाई फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए परमिशन लेनी पड़ती है, वो कहता है लेनी पड़ती है। अब इस केस में जो आपने पीओ चलान पेश किया है, पीओ चलान पेश करने के बाद जो भी चलान आप पेश करोगे वो एज ए मैटर ऑफ राइट करोगे, ये पॉइंट था जी बेसिकली। सर लास्ट लाइन क्या बोली, पीओ चलान पेश करने के बाद जो भी आप चलान पेश करोगे वो एज ए मैटर ऑफ राइट करोगे। ओके सर। हाँ जी बताइए प्लीज। सर आई हैव वन क्वेश्चन। मेरे से? यस सर, वन डाउट एक्चुअली। हाँ जी प्लीज। सर थोड़ा सा डिटेल्ड है क्वेश्चन। एक्चुअली सर व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू 173 सेक्शन, so in that sir I read a judgment, State of Punjab versus CBI.
So in this judgment particularly court said कि further investigation का जो 156(3) का order है वो सिर्फ हाई कोर्ट पास कर सकता है कॉग्निजेंस की स्टेज के बाद। अब उसके बाद वीनू भाई हरी भाई की जजमेंट आ गई, दे सेट की री इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर मतलब कि चार्ज फ्रेमिंग तक मैजिस्ट्रेट भी पास कर सकता है। सो इज दैट इस मतलब ये पहली वाली जजमेंट शुड बी कंसिडर कि अब ये ओवरऑल हो चुकी है, क्योंकि उन्होंने कहा था सिर्फ हाई कोर्ट ही पास कर सकता है आफ्टर टेकिंग कॉग्निजेंस। ये सलील आंसर करेगा, मेरी तरफ से इस क्वेश्चन का आंसर सलील करेंगे। हाँ जी सलील। सर आफ्टर द कॉग्निजेंस इज टेकन, पोस्ट कॉग्निजेंस स्टेज पे जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर है वो पावर जो है वो मैजिस्ट्रेट 173(8) से नहीं डिराइव करता, बट इट इज 156(3) read with 173(8). So that is why in a way we can say that the judgment has been overruled and the magistrate now can order investigation at post cognizance stage. ठीक है जी। देखिए बेसिकली जो ऑर्डर पास करता है वो मैजिस्ट्रेट सीधा कर सकता है, क्योंकि ना कई बार जजमेंट्स में ना कुछ वर्ड्स फर्दर इन्वेस्टिगेशन और री इन्वेस्टिगेशन की टर्मिनोलॉजी को लेकर कई बार कुछ कंफ्यूजन मैंने भी देखी है, तो उसमें अदरवाइज ज़्यादा जाने का मेरे को लगता है कि फ़ायदा कम नुकसान ज़्यादा होगा। बट अदरवाइज जो वीनू भाई वाली जजमेंट है जी वो अब हम उसी को फॉलो करेंगे। सर वो 2H में बताया भी गया इन्वेस्टिगेशन में वो इंक्लूड करेगा फर्दर इन्वेस्टिगेशन। सर 156 के 3 में वो इंक्लूड कर लें। हाँ वो एक्चुअली री इन्वेस्टिगेशन के कॉन्टेक्स्ट में भी 7 पॉइंट था। और बताइए प्लीज। 2-3 पॉइंट्स हैं जी जो मेरे अब हैं जजमेंट्स के कॉन्टेक्स्ट में। मेरे पास कुछ पेजेस हैं वो मैं आप लोगों के साथ ग्रुप्स में शेयर कर दूंगा, और जो वो हमारा 2022 वाली अमेंडमेंट वाला जो वो था आइडेंटिफिकेशन एक्ट के कॉन्टेक्स्ट में, तो उसके मैं कुछ पेजेस आपके साथ अभी थोड़ी देर में अराउंड 9-9:30 शेयर कर दूंगा, तो आप उसको जॉट डाउन कर लेना। जो कल का हमारा सेशन है एविडेंस का वो उसको पोस्टपोन करेंगे परसों के लिए, डे आफ्टर टुमारो। टाइमिंग इवनिंग में रहेगा, तो एविडेंस का रहेगा। जो भी स्टूडेंट्स करना चाहेंगे वो कर सकते हैं क्लास। और मैं उम्मीद करता हूँ कि भाई आज के सेशन से भी शायद से कुछ पॉइंट्स आप लोगों के लिए नए हों, क्योंकि देखिए बेसिक से पॉइंट वही है कि अगर मैं FIR पूछूँ जी FIR क्या है ये क्या, उसमें कोई फायदा नहीं होगा। बट स्टिल मेरे को लगता था कुछ पॉइंट्स जो इंपॉर्टेंट है, कुछ जो नॉर्मल पॉइंट्स थे उनको मैंने ज़्यादा डिस्कशन में लेकर नहीं गया। बट स्टिल मेरी अपनी तरफ से कोशिश थी कि मैं आप लोगों के साथ कुछ नया डिस्कस करूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को कुछ ना कुछ आज के सेशन से शायद कुछ सीखने के लिए मिला होगा। नेक्स्ट ये हमारी क्लास जो रहेगी 25 को रहेगी, तो उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे एविडेंस के साथ। तो जो भी स्टूडेंट्स एविडेंस के साथ करना चाहेंगे क्लास उस दिन वो कर सकते हैं। ठीक है जी, थैंक यू सर। एक रिक्वेस्ट है सर रिक्वेस्ट। थैंक यू सर। सर करंट अफेयर्स सर ने करवाए थे सर, उसमें से कुछ पॉइंट छूट गए थे, वो काइंडली वो नोट्स शेयर हो जाए तो सर।